शेयर कर सकें वो आपकी जो रिकॉर्डिंग रजिस्टर। ऑन हो हाँ गई है तो फिर मैं आपसे बाद में पूछ लेती हूँ, ग्रुप में ही लिख के पूछ लूंगी। जी जी, आप इट्स ओके अगर रिकॉर्डिंग शुरू भी होगी। द राइटर्स ब्रिज है ना, वहाँ पे आप लोग अपने आर्टिकल शेयर करें। तो ऑफ कोर्स सिस्टर इरम तो जैसे रिव्यू करेंगी वैसे हम ना भी कर सके, लेकिन पीयर जो है वो सब वहाँ पर एक दूसरे के आर्टिकल्स को देख के रिव्यू करेंगे, तो अच्छा जी। इससे हमारी इस्लाह होगी इंशाल्लाह। तो जो राइटिंग स्किल्स का ग्रुप है वहाँ पे एक्सरसाइजेस वगैरह शेयर होती हैं, तो आप जी उससे ठीक ज़रूर है। इस्तेफादा हासिल करें, वहाँ फीडबैक वगैरह शेयर कर दें इंशाल्लाह। ठीक, जी जज़ाक जज़ाकल्लाह खैर। जी, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछे। जी नाजिया। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं अभी या चलने दूं? जी जी, जारी रखें, कोई मसला क्वेश्चन नहीं है, वो माइक खुला रह गया मेरा। किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एज अ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज किया जाता है। यानी कि आप अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर करने के लिए ना पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी सिमिलैरिटीज बता रहे हैं, तो आप उस स्ट्रक्चर को यूज करें। और अ, आपने कंपेयर भी करना है और उनका कॉन्ट्रास्ट भी बताना है, यानी कि डिफरेंसेस भी बताने हैं। ठीक है, तो आप इस कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैटर्न को मिक्स करके यूज करें। विद इन द पैराग्राफ भी कई दफ़ा पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाते हैं कि एक शुरू में आपने डेफिनेशन बेस्ड शुरू किया था पैराग्राफ के अंदर, फिर इसके बीच में आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दिया, और एंड के ऊपर आपने जो है ना वो मॉडर्न ईरान के बारे में बता दिया। तो वो ओवरऑल होती है सारी डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव राइटिंग ही होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि राइटर ने इधर ये किया, इधर ये किया, इधर ये किया। तो ये स्ट्रक्चर आपको ना कॉम्प्रिहेंड करने और मेमोराइज करने और रिटेन करने में इंफॉर्मेशन भी ईजी रहता है। आप जिन लोगों के भी राइट अप्स पढ़ रहे हैं, मतलब फर्ज करें कि आप कोई किताब भी पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपने किसी भी लिखी हुई किताब को पढ़े, कोई नॉवल पढ़े, तो उसके अंदर उसके चेक करें। सबसे पहले ये एक्सरसाइज हम अपने स्टूडेंट्स को भी करवाते हैं कि आइडेंटिफाई कि उसके अंदर कौन से पैटर्न यूज किए हैं, राइटर का पर्पस क्या है। एक पैराग्राफ उठाएं, उसमें पर्पस और पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्टाइल उसको इवेल्युएट करें और देखें कि इसने राइटर ने यूज क्या किया। So once you get well versed with identifying it, and then when you sit down to write something, तो आप भी आसानी से उसको लिख पाएंगे क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना आ गया। So later on आप जब खुद अपने लिखे हुए को चेक करेंगे तो आप भी उसी तरीके से अपनी रिटर्न राइटअप की भी उसी तरीके से इवेल्युएशन कर रहे होंगे। टू बिगिन विद आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस अपने तय करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप ग्रुप में पूछें, हमारा ग्रुप मौजूद है वहाँ पे, हम लोग खुद भी भेज रहे हैं आपको एक्सरसाइज वगैरह, वो भी करें। और प्लीज आगे लोगों को पढ़ाएं। हमने सारे लिंक्स आपको भेज दिए हैं, सारी एक्सरसाइजेस भेजी हैं। जितने ज्यादा लोग अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने बच्चों को, सबको पढ़ाएं। हमने तो ओवरऑल मुस्लिम उम्मा का एक्यूमेन बढ़ाना है। तो जो कोई भी आता है, जरूरी नहीं है कि वो ये रिसर्च आर्टिकल के ही लोग हों। मेरी कहीं पे भी किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए, अलग से कोई सेशन अरेंज करवाना है, नो प्रॉब्लम, हम कर देंगे, हम सिखा देंगे। ठीक है जी, तो अभी शुरू करें फिर। जी रुमाना शुरू कर लें। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह। 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 जी, हम बात करते हैं क्रिटिक राइटिंग की, चूंकि असल में होता ये जो प्रियर रिव्यू होता है ये क्रिटिक राइटिंग ही है। अब क्रिटिक के लिए आमतौर पे लोगों के जहन में ये आता है कि क्रिटिसाइज करना। नो नो, इट्स नॉट क्रिटिसिज्म। आप आज देखेंगे, इट्स सिर्फ आपने किसी की गलतियां निकाल के नहीं दिखानी होती, आपने और बहुत सारी भी चीजें बतानी होती हैं। जो एक्चुअल में क्रिटिक राइटिंग की जाती है, उसके बड़ी किस्मों से होती है, बड़े तरीके हैं उसके, बड़े स्कूल ऑफ थॉट है जो कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के मुख्तलिफ तरीके से वो करते हैं क्रिटिक। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। सो क्रिटिक राइटिंग, चूंकि पीयर रिव्यू हमने एक सिंपल वर्जन में दिया हुआ है कि आप दोस्त आपस में मिलके अपने ही जो फ्रेंड्स की जो राइट अप्स हैं उनको पढ़ें, और उनमें अगर कोई चीज़ें आपको सही नहीं लग रही या ऑब्जेक्शनेबल लग रही हैं, या कोई आइडियाज़ या कंटेंट ऐसा लिखा है जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो भी आप
उनको आइडिया दे दें ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सकें, बेहतर बना सकें। सो क्रिटिक राइटिंग के ऊपर शायद कि व्हाट इज क्रिटिक, ये बेसिकली क्रिटिकल असेसमेंट को कहते हैं। Critical assessment is of a piece of writing that get critical assessment of a book, article, or a creative work, and doesn't merely summarizes it evaluates it, interprets it, and responds to it. यानी critique के अंदर सिर्फ सबसे पहले यू बिगिन विद द समरी कि आपने पढ़ा है किसी का काम, और फिर ये बेसिकली जो हम लोग तो वैसे वर्बली या ऑडियो मैसेजेस के अंदर लोगों को बता रहे हैं कि जी, या छोटे छोटे मैसेजेस करके कह रहे हैं कि इसको ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। बेसिकली जब क्रिटिक की जाती है तो आप एक इसको एज अ रिपोर्ट बना के भेजते हैं। मेरी किताब की मेरे पास आती है, जैसे मेरे पास किताबें आती हैं रिव्यू होने के लिए, पब्लिशर्स भेजते हैं कि आप इस किताब के अंदर बताएं कि ये इस एज के अप्रोप्रिएट हैं, ये वो। तो हम उसको पढ़ते हैं, उसको समराइज करते हैं, समराइज करके बाद उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि ये लैंग्वेज किस किस्म की है, चाइल्ड राइटर ने जो एक्टिविटीज ऐड की हैं वो एज, यानी इस एज के बच्चे कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। उसकी इंटरप्रिटेशन जो हमें लगता है कि ये वाले, अच्छा ये वाला टेक्स्ट क्यों डाला है, अच्छा इस आइडिया के ऊपर क्यों बात की गई है, उसकी इंटरप्रिटेशन देते हैं कि हमें क्या लग रहा है कि राइटर ने ये क्यों डाला। यानी कि अब वो जो बाज़ दफ़ा ऐसी बात भी इंसान के कर रहे होते हैं इवैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन के दौरान, जो कि राइटर को खुद भी आइडिया नहीं होता कि मेरी इस बात का ये मतलब भी निकल सकता है, ठीक है, या लोग इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको खुद भी आइडिया नहीं होता। एंड रिस्पॉन्ड, और फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर। यू मे नॉट बी राइटिंग एक्सपर्ट बट यू आर एन ऑनेस्ट थॉटफुल रीडर ऑफ द पीस एंड योर फीडबैक इज वैल्यूएबल। जी, जो भी आप, बेशक है आप राइटिंग एक्सपर्ट नहीं है, हम में से यहाँ शायद कोई भी राइटिंग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम लोग एक ऑनेस्ट रीडर हैं, हमें जो भी समझ में आता है हम उसके मुताबिक कोई भी फीडबैक देंगे, वो वैल्यूएबल ही कंसिडर किया जाएगा। सो अ गुड क्रिटिक की क्या एलिमेंट्स हैं? एंगेजेस डीपली विद द टेक्स्ट, आप एंगेज करते हैं टेक्स्ट के साथ, और मैं अभी आपको बताऊंगी भी, इसको करके भी सामने हम एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे कि आप किस तरह से इसको कहते हैं इंटरैक्टिंग विद द टेक्स्ट। ठीक है, तो आप एंगेज करते हैं। बैलेंसेस अप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी आप अप्रिशिएट भी करते हैं वो एलिमेंट्स जो राइटर ने अच्छे लिखे हैं, और फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देते हैं जो कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। सो इनकरेजेस द राइटर टू इम्प्रूव थ्रू इंसाइट एंड पर्सपेक्टिव। सो आप राइटर को वो आइडियाज देते हैं, ना सिर्फ बता देते हैं कि ये गलत है, बल्कि ये भी बताते हैं कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं जो कि, सॉरी, मेजर थेरीज आती हैं इसके क्रिटिक के ऊपर, जो कि आपको सामने नजर आ रही हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए स्लाइड डाली थी ताकि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ एक एंगल से इसको आपको दिखा रहे हैं, और बहुत ही बेशक कि हमारी ये जो राइटिंग है इसमें हमने इतना इन डेप्थ नहीं जाना, लेकिन आपको ये दिखाना ज़रूर था कि भी ये सारी भी मेन स्कूल्स हैं क्रिटिक राइटिंग के। ठीक है, हर बंदा अपने एंगल से उसको लेके चलता है, तो आपको पता चल जाता है। जिस तरह हम, जैसे हम लोग सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, स्ट्रक्चरलिज्म, जिस तरह डेरिडा, ये सारी चीज़ें हमारी आंखों से गुजरती हैं, और इसके ऊपर इस थ्योरी को, उसकी थ्योरी को यूज़ करते हुए भी क्रिटिक की जाती है कि जो उसको फॉलो करने वाला होगा वो भी बताएगा कि फोकस जो है वो किस तरह, कॉन्ट्रडिक्शन लैंग्वेज किस तरह कॉन्ट्रडिक्ट करती है, एक मतलब नहीं होता चीज़ों का, वगैरह। तो इसके बाद हम कहते हैं जी क्रिटिक है क्या, व्हाट इज क्रिटिक? अ गाइडिंग एटीट्यूड। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट फ्रीली बट रिस्पेक्टफुली। आप कमेंट फ्रीली एंड रिस्पेक्टफुली। जब भी आप कमेंट्स दें, जो कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा होता, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर लोग इतनी बुरी तरीके से लोगों के आर्टिकल्स के ऊपर क्रिटिक करते हैं कि लोग जो है ना भाग जाते हैं, मतलब लिखना छोड़ देते हैं। So you have to give your comments. Start with the appreciation. Show the writer that ये हिस्से बहुत अच्छे हैं, और एंड के ऊपर आप जाके बात बताते हैं कि what needs to be improved. So that is the respectful way of doing it. Share how the piece connects with you. आपके साथ ये कितना अच्छा आपको लगा पढ़ के. How it moved you, provoked you, and how it entertained you or maybe challenged you. ठीक है, सो पढ़ें किसी की राइटअप, और उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस खुद से पूछें और उसको उसके ऊपर आंसर करें।
दैट इज द गाइडिंग एटीट्यूड। इसके बाद आता है हमारे हाउ टू प्रिपेयर अ क्रिटिक। बिफोर राइटिंग क्रिटिक आपने क्या करना होता है, इसके स्टेप्स होते हैं। लाइक स्टेप नंबर 1, रीड, रिफ्लेक्ट एंड रिकॉर्ड। पहला स्टेप है जी, बिफोर राइटिंग योर क्रिटिक व्हाट यू डू इज यू रीड, रिफ्लेक्ट एंड रिकॉर्ड। इसके अंदर ये होता है कि हम राइटर बहुत दफा पढ़ते हैं, रीड द पीस सेवरल टाइम्स, ठीक है। हर दफा रीडिंग, द फर्स्ट रीडिंग मींस कैप्चर ओवरऑल इंप्रेशन। एक दफा पढ़ें, जो ओवरऑल इंप्रेशन आपको समझ में आया है उसको लिख लें अपने पास। लेटर रीडिंग, लुक डीपर इनटू द स्ट्रक्चर, टोन एंड आर्ग्यूमेंट। अब ये होता है बार बार जब आप एक चीज को पढ़ रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपकी पहले, कुछ चीजें आपके दिमाग में आई हैं कि राइटर ने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन वो एक दफा पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया, सो यू रीड इट अगेन। तो कई ऐसे सवाल जो कि पहले रीडिंग में आपको समझ नहीं आए थे वो सेकंड रीडिंग में आपको क्लियर हो गए। इसी तरह तीसरी दफा रीडिंग करने में आपको क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे लुक इनटू डीपर स्ट्रक्चर, टोन एंड आर्ग्यूमेंट। डीपर, ये क्या चीज होती है जी? टोन मैंने आपको बताया था कि राइटर का एटीट्यूड होता है किसी सब्जेक्ट को, या तो वो सीरियस होगा, या ह्यूमरस होगा, या सिंपैथेटिक होगा, एम्पैथी शो करवा रहा होगा। ये टोन के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और आर्ग्यूमेंट ढूंढे, आर्ग्यूमेंट ढूंढे। देखिए अगर आप कोई कंक्लूजन है, अगर राइटर ने कोई देयरफॉर, दस, हेंस इस तरह के वर्ड यूज, तो वो आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि उसके नीचे कंक्लूजन भी आ रहा है। अगर कंक्लूजन नहीं है तो फिर वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है। टेकिंग नोट्स आफ्टर ईच रीडिंग, व्हाट साउंड स्टैंड्स आउट, व्हाट कंफ्यूजेस यू एंड व्हाट फील्स पावरफुल। तो आप हर दफा पढ़ते जाते हैं कि क्या चीज बहुत नुमाया हो रही है, क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, और क्या चीज बहुत ही पावरफुल तरीके से कम्युनिकेट हो रही है। इनके ऊपर अपने नोट्स लिखते जाए। Stimulate the experience of an ordinary reader first and then move towards analysis। एक आम रीडर की तरह उसको पढ़ना शुरू करें और फिर उसको डिगिंग डीप करते जाएं कि राइटर ने क्यों लिखा होगा। क्योंकि शुरू में तो पहली दफा रीडिंग आपने एक आम रीडर की तरह ही की है ना, तो आपने वो भी नोट्स बनाए। तो एक आम रीडर के हवाले से, जिसको फर्ज करें कि उस डोमेन का बंदा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर साइंसेस का कोई बंदा है तो उसको साइंस का इतना इतना इन डेप्थ नॉलेज या इतनी डिटेल पता नहीं है, तो वो ये पढ़ेगा, एक आम सा बंदा, एक लेमैन, तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा इसको पढ़ के। और फिर इसके डीप एनालिसिस की तरफ जाएं। Each reading should give you different insight from surface understanding to deeper interpretation। जी मैंने जिक्र अभी आपसे यही बात करी थी कि शुरू में आपको सतही तौर के ऊपर चीजें समझ आती हैं, एंड एज यू रीड तो आपको डीप डिगिंग होनी शुरू हो जाती। सो व्हेन यू रीडिंग के बाद आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपको क्या समझ आई है, और उसको रिटन रिकॉर्ड उसका अपने पास। फिर सेकंड जो आता है सजेस्टेड क्रिटिक प्रोसेस, इसके कुछ स्टेजेस हैं वो हम बताते हैं। क्रिटिक शुड डेवलप इन स्टेजेस अलाउइंग द रिव्यूअर टू बिल्ड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू इवैल्यूएशन। अब ये किस तरीके से होगा, हम स्टेज 1 पहले देखते हैं। समराइज एंड इंटरप्रेट। पहला स्टेज क्या है, उसको समराइज करें जो भी समझ में आए। कहानी आपसे कोई पूछता है कि अच्छा ये तुमने नॉवल पढ़ा, इसकी क्या कहानी है, आप कहते हैं ये जी एक फैमिली है, वो पाकिस्तान से, अब जैसे वो खाक और खून की मुझे है ना, फैमिली है वो मूव कर रही है, और उनके साथ वो रास्ते में क्या क्या हुआ, इंडिया से पाकिस्तान मूव करी थी तो रास्ते में क्या क्या हुआ है, इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, और इसके अंदर मेन कॉन्फ्लिक्ट ये था। अब जनरली जो है ना वो समराइज कर देते हैं, जो कि आपको पता चला होता है कि ये कहानी थी, ये इतने कैरेक्टर थे, इसमें इतने लड़के थे, इतनी लड़कियां थी, इतनी खवातीन थी, इतने बच्चे थे, और ये कहानी हुई। आपसे कोई ड्रामे की कहानी पूछता है ना कि आज की किस्त में क्या हुआ, आप कहते हैं ये हो गया, बस वो जर्नल समरी दे देते। आप अपना अपना ओपिनियन, अपनी सजेशंस वो कुछ ऐड नहीं करते, ओवरऑल सिर्फ बताते हैं कि था हुआ क्या। Restate what the topic is about, its main idea and purpose. Avoid judging at this point. Tell the author what you think the work is trying to do. ठीक है, आप सिर्फ ऑथर को ये बताते हैं। दिस ऐसे अभी एग्जांपल नीचे आ गई। दिस ऐसे explores the tension between tradition and modernity through personal anecdotes। तो ये एक वन वे टू समराइज। इस ऐसे के अंदर मुझे क्या लगा कि राइटर क्या करने की कोशिश कर, ठीक है।
सेकंड स्टेज में आप स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइटर ने क्या क्या चीजें बड़ी बेहतरीन की हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। हाईलाइट व्हाट वर्क्स वेल, कुड बी एन आइडिया, एग्जांपल, फ्लो, क्लैरिटी और इमोशनल अपील। क्या चीज राइटर ने बहुत अच्छे से की है। Point out the best part of the piece and the writer's strongest technique. बेस्ट पार्ट, और उसको जब आपने ये स्टेज 1 में भी या स्टेज 2 में भी समराइज, ऊपर तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, जनरली अपना व्यू बता रहे हैं। यहाँ पे आप जब कहेंगे ना दिस वर्क्स वेल, ये वाली एग्जांपल बड़ी अच्छी, तो आप राइटर के लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर से कॉपी करके वहां पे वो पार्ट डालते हैं, ठीक है। Point out the best part of the piece and the writer's strongest technique. For example, your introduction immediately draws readers through vivid description. It sets an engaging tone. ठीक है। सो यहाँ पे उसने खैर ये चीज की नहीं है, लेकिन आमतौर ये सिर्फ उसने एक एग्जांपल दिया, लेकिन चूंकि अगर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन, यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आप उसकी एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, आप उसकी क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू एक्चुअली वहां से निकालना है पीस को और कॉपी करना है और उसको ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी कॉमर्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के, ठीक है, दिस वर्कड वेल, दिस वाज वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तीसरी स्टेज के अंदर आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ऊपर। सो व्हाट यू डू इज बी वेरी स्पेसिफिक एंड नॉट वेग। आप बहुत स्पेसिफिकली बात करते हैं, कोई गोल गोल बातें नहीं करते, सीधी सीधी बताते हैं कि क्या चीज सही नहीं थी। से व्हाट कैन इम्प्रूव एंड हाउ इट माइट बी इम्प्रूव। नहीं, सिर्फ इतना नहीं होता, देखें क्रिटिसिज्म और हम लोग आयरॉनिक, आयरनी भी जब हम पढ़ा रहे होते हैं हम कहते हैं ना बीइंग आयरॉनिक, आयरनी जो होती है, जो कि लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज की जाती है, उसके अंदर भी द पर्पस ऑफ द ऑथर इज टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट फॉर द ह्यूमैनिटी, कोई कंस्ट्रक्टिव इम्प्रूवमेंट अच्छी करने के लिए। यहाँ पे भी अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये वो क्रिटिक राइटिंग में नहीं कंसिडर होगा। आपको उसका ऑल्टरनेटिव प्लान देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि देखो तुमने एग्जाम्पल्स कम दी है, देखो तुमने ना आर्टिकल को ना हर एंगल से नहीं लिखा, मतलब एक पर्सपेक्टिव तुमने बता दिया, दूसरा एंगल नहीं तुमने दिखाया, ठीक है। यहाँ तुम्हारी जो रिसर्च है वो बहुत कम है, क्योंकि तुमने ये आइडियाज कवर नहीं किए जो कि इससे रिलेट करते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज मेंटेन रिस्पेक्टफुल टोन, ये देखे बार बार आ रहा है, एंड एविडेंस बेस्ड फीडबैक। सो जब आप किसी को नीड्स टू इम्प्रूव वाली बात बता रहे हैं, दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, तो आप उसके अंदर एविडेंस दें कि देखो तुमने एक एंगल से देखा है, दूसरी। द कंक्लूजन could, एग्जाम्पल आ गई, द कंक्लूजन could connect more clearly to your introduction. Consider revisiting your opening metaphor. So वो कह रहा है कि तुम्हारा कंक्लूजन ज्यादा अच्छे कनेक्ट हो जाएगा अपने अगर इंट्रोडक्शन के साथ जोड़ो, और फिर जो ओपनिंग मेटाफर जो आपने उसको रिविजिट करो, उसको दोबारा से जाके देखो, उसको रीराइट करो, ठीक है। सो आप एग्जैक्टली बताते हैं कि कौन से एरिया को इम्प्रूव करो, या एग्जाम्पल्स, ये दो तुमने एग्जाम्पल दिए हैं, ये काफी नहीं है, और एग्जाम्पल्स दो, ठीक है। ये जो आर्ग्यूमेंट तुम्हें दिए हैं ये आर्ग्यूमेंट रेलेवेंट नहीं है, और आर्ग्यू बजाय कि सिर्फ ये बता देना कि इसमें कौन सी फैलेसी तुमने यूज कर दी या बायसनेस यूज कर दी, नो, आप उनको बताएं कि क्या क्या चीजों की कमी है और उनको इम्प्रूव कैसे किया जाता है, ये इरेडिकेट कैसे करनी है इन फ्लॉज को, इसको निकालें कैसे। अच्छा, चौथा जो हमारा आता है वो आता है इवेल्युएटिंग की एरियाज इन पीयर रिव्यू। इवेल्युएटिंग की एरियाज कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले जो हम एरिया, अब ये या साइड के ऊपर ना पैसेज लिखा रहा है, प्रोपेगेंडा एंड थॉट फैक्ट्रीज। मैं इसको पहले पढ़ती हूँ क्योंकि इसी पैराग्राफ को मैं यूज करूंगी हर चीज एक्सप्लेन करने में। We live in time when information travels faster than truth. Every day we scroll through news, videos, posts, and ads, all competing for our attention. But not everything we read or watch is meant to inform us. Some messages are clearly made to shape how we think, how we believe, and even how we act. That's what we call propaganda, the art of controlling minds through messages. Propaganda doesn't always come with warning signs. It can look like funny memes, a touching story, or a strong heading.
It plays with our emotions more than our logic. It tells us what we already want to hear and slowly builds a wall around our mind. When that happens, we stop asking questions and start repeating ideas like a factory machine. Many people say modern media has become a thought factory. Like a real factory, it produces things, but instead of products, it produces opinions. Social media platform, TV channels, political campaigns, and entertainment industries often train us to think in a particular way. To find the effect of these thought factories, we need to become critical readers and thinkers, people who use information to grow, not to obey. अब ये टॉपिक है तो यहाँ पे राइट सबसे पहले आप जिस चीज़ के ऊपर क्रिटिक शुरू करते हैं समराइज वगैरह करने के बाद आप उसके कंटेंट को देखते हैं। अगर किताब है तो कंटेंट ऑफ द टेबल देखेंगे आप, इसके अंदर इसने किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो कंटेंट क्या है? फोकस ऑन व्हाट इज रिटन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक किताब है, मेरी एक भाभी है वो बहुत इस्लामिक है, तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा जी मैं आई एम रीडिंग अ बुक बाय दीपक शर्मा एंड द नेम ऑफ द बुक इज द फ्यूचर ऑफ गॉड। तो उनका पहला रिस्पॉन्स ये था अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं आई वाज लाइक ये क्यों बोला आपने? कहती है देखो जरा नाम कैसा है, अल्लाह का क्या फ्यूचर, अल्लाह ने टाइम बनाया। मैंने कहा नहीं नहीं, यू डोंट इवन नो, यू कैन नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि इसके अंदर वो तो बिलीवर है, मतलब वो तो भगवान को मानता है भाई, वो एथियस्ट नहीं है। वो सिर्फ इस बात के ऊपर उसने पूरी किताब लिखी है कि फ्यूचर के अंदर लोग जो हैं वो खुदा, भगवान या क्राइस्ट या जो भी जो भी नाम देता है, अल्लाह के बारे में क्या राय रखेगा। तो इसमें अस्तगफिरुल्लाह वाली तो बात नहीं ना हुई। सो फिर आप उसकी बुक का कवर पहले देखते हैं, फिर इसको खोलते, उसके अंदर तस्वीरें भी लगी, इलस्ट्रेशंस भी होती हैं। आपने ना तस्वीरें काफ़ी और बाद दफ़ा ऑब्जेक्शनेबल होती हैं, इवन टाइटल ऑफ द बुक को भी, वो जैसे इमरान खान की जो एक्स वाइफ ने किताब लिखी है, मुझे नाम नहीं याद उसका, वो टॉपिक ही खासा, मतलब नाम ही किताब का खासा, बंदा कोई शर्म से ही ना उठाए वो किताब पढ़ने के लिए। सो फोकस ऑन व्हाट इज रिटन। आप लिखेंगे कि किताब के अंदर लिखा क्या है, उसके कंटेंट क्या है। इज द टॉपिक अप्रोप्रिएट एंड इंटरेस्टिंग? ठीक है, इसके ऊपर कमेंट करेंगे आप। अच्छा, फिर ये आपकी अपनी राय होगी, दैट इज योर ओपिनियन। डू यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग? इज इट लाइक इंटरेस्टिंग मीन्स के क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? अगर आप जिस एज ग्रुप में हैं तो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, या आप कह रहे हैं कि ये तो बच्चों के लिए किताब लिखी गई है जो टीनेजर्स हैं, क्या ये उनको इंटरेस्टिंग लगेगा? ठीक है, देन आर आर्ग्यूमेंट्स क्लियर, सफिशिएंट एंड सपोर्टेड विद एग्जांपल। सो आपने वो ये आर्टिकल पढ़ा है, ये सामने आपके लिखा हुआ है। अब यहाँ मुझे बताएं कि ये टॉपिक है प्रोपेगेंडा एंड थॉट फैक्ट्री, डू यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग? कोई भी हमारी एज का बंदा या कोई भी यानी पढ़ेगा इसके बारे में? लगता है आपको कि ये इंटरेस्टिंग है? या ये जो राइट अप है इसको ये टॉपिक देना अप्रोप्रिएट है? अगर आप इसका चेंज करना चाहें तो क्या चेंज करके मुझे बताएंगे कि नहीं ये नहीं, कुछ और होना चाहिए इसका नाम? गाइस यू नीड टू पार्टिसिपेट। सोच जी रहे हैं हम। सोच रहे हैं। आई पर्सनली थिंक इट इज़ वेरी रेलिवेंट एंड लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, बट लाइक अगर हम उसमें थोड़ा सा सोशल मीडिया का बिट एंड ऐड कर दें अगर हेडलाइन में, तो ये ज़्यादा और ज़्यादा लोगों की अटेंशन को ग्रैब करेगा इंस्टेड ऑफ लाइक थॉट फैक्ट्री। अफरीन, लाइक आई गेस प्रोपागेंडा एंड सोशल मीडिया और समथिंग लाइक प्रोपागेंडा बिहाइंड मीम्स, इस तरह का। ओके, इट वुड बी अ डाइवर्जन अगेन कि हर मीम के पीछे कोई प्रोपागेंडा नहीं होता, दे आर जस्ट irrelevant things. यू राइट। और कोई चीज? आई वुड से थॉट बेंडर्स और थॉट शिफ्टर्स, इस तरह का नाम थोड़ा और
अट्रैक्टिव लगे यंगर जनरेशन को भी। राइट। जी। बट अगर हम उसको इस एंगल से भी देखें कि प्रोपागेंडा इट्स एंड थॉट फैक्ट्री इटसेल्फ क्लियरली बता रहा है कि कौन सी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। अगर हम प्रोपागेंडा ही हटा देंगे तो इट वुड बी अ बिट कंफ्यूजिंग, और यू कैन से मिस्ट्री का एलिमेंट ऐड हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ना एक और चीज बड़ी अहम होती है, वो ये है कि जो अल्फाज हमने यूज किए हैं ना, इसकी पीछे कॉनोटेशन होती है। कॉनोटेशन हम कहते हैं कि हम एक एक ना एक बैकग्राउंड होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, यानी कि उनके साथ ना नेगेटिव बातें, जैसे प्रोपोगेंडा हमारे माशरे में एक नेगेटिव वर्ड कंसिडर किया जाता है। यप। मैम मुझे लगता है, मैं भी बताना चाहूंगी कि मुझे जी। थॉट फैक्ट्रीज थोड़ा ठीक लग रहा है। प्रोपेगेंडा जैसे काफी एकदम से हैवी वर्ड है, मुझे लगा है उसकी बजाय कुछ और चीज अपीलिंग या कोई यही वर्ड किसी हैवी डिफरेंट। किस तरह से मुनज़्ज़म? I think ये appropriate है क्योंकि they both suit each other. ओके। क्योंकि वैसे thought हैवी factory is thought factory is a propaganda, isn't it? A propaganda is a thought factory. Like एक narrative होता है, उसको build किया जाता है और फिर उसको आगे आप promote कर रहे हैं. So मुझे लग that रहा है कि then thought becomes factory शायद जैसे जो उसका आउटकम होगा वो मैं उस डायरेक्शन में मुझे लग रहा है। हुँ। अच्छा, आपको मुनज़्ज़ा, आप कभी अपने आप से पूछेंगे प्रोपेगेंडा आप अप्रोप्रिएट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मुझे लगा कि जैसे अभी आज की टाइम्स में जैसे ये वोकैबुलरी थोड़ी सी हैवी या थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही है। आई डोंट नो, शायद मेरा पर्सनल इसमें वो आ रहा है एस्पेक्ट। आपको ये नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा? ये हो सकता है अनकॉन्शियसली माइंड में यही हो। मुझे लग रहा है कि ये देख के ही एकदम से लगता है आपका एक बायस टाइप कोई चीज होती है कि कुछ नेगेटिव ही आने लगा है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। I हाँ, think it मुझे will be very बताइए कि मैंने appealing. जी, Sorry. फ़ाइज़ा, गो अहेड, गो जी, अहेड, मुझे गो अहेड। लगता है कि ये conspiracy theorists के लिए काफी appealing होगा. It does हुँ, spark a like curiosity in a person. Like, okay, what is propaganda? Let's see how it is built. This is हुँ। how I came across personally. कि मुझे नहीं पता था कि अच्छा इस तरह से चीजें होती हैं, इस तरह से जो है माइंड मैनिपुलेशन की जाती है, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक तरह से बच्चों को जो ट्रेंड सिखा दिया जाता है, हाउ समटाइम्स इट अफेक्ट्स देम. तो अब जी, जी, बिल्कुल। पढ़ते हैं उसके कुछ बारे में तो हाँ, अब उसके बारे में इस एज में आके पढ़ते हैं तो थिंग्स बिकम मोर अलॉट क्लियरर. लाइक ना मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर इफ दैट्स ओके. जस्ट जस्ट मेरी मेरी जो है ना जनरल ऑब्जर्वेशन है, जिसको हमने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया. मैं सिर्फ मेरा पाकिस्तान में से ताल्लुक थोड़ा सा मुनक़ते हो गया जब मैं इंग्लैंड में आई, और इट्स बीन गुड 19 years के यहाँ पे हूँ. तो जब मैं अब देखती हूँ तो हम जिस तरह से हमने दूरदर्शन और स्टार प्लस को इनकॉर्पोरेट किया मीडिया के अंदर, फिर बच्चों को देखना शुरू किया, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू सी कि बच्चों में जनरली जो है ना, जहाँ अब आती हैं तो वो खा और गा की जगह ख और घ बोल रहे हैं. एंड इट वाज अ बिग शॉकर फॉर मी कि यहाँ पे अगर मैं बच्चों की अपने प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूँ तो वहां पे क्यों इतनी मुश्किल हो रही है. So it's just like how things work, like किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है सरायत करती हैं चीजें आपकी लाइफ के अंदर, आपकी फिर लाइफस्टाइल में वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं. मैं देखती हूँ कि बच्चे हिंदी लफ्जों को ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, जो पहले हमारे नहीं होता था इस तरह से. जब हम छोटे थे या जब हम अपनी स्कूल कॉलेजेस में थे अब ये देखिए ना, तो वही वो बात आप उसी तो तरफ जा मुझे रही हैं लगता है फ़ायज़ा कि जब ये कि चीजें जो हैं वो ज्यादा वाज़ेह होती हैं, जो विजुअल आते हैं लोगों के सामने, तो इट डज अफेक्ट देम. सो ये अच्छा प्रोपेगेंडा देखिए, का ही मतलब देखिए हिस्सा बन फ़ायज़ा, जाता है ना फिर. सॉरी टू कट यू फ़ायज़ा, देखिए बात यही आ जाती है कि देखिए लैंग्वेज का ना ताल्लुक जो है ना, वो इंसान को गिफ्ट की गई है। सारी लैंग्वेज प्रेस्टिजियस होती है, जी. ना कि कहीं भी लैंग्वेज, लेकिन हमें वो हिंदी को इनकॉर्पोरेट करना क्यों बुरा लगता है? ये वो हमें है जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा
ये जो कहते हैं ना लैंग्वेज बाउंड्रीज, हम लैंग्वेज बाउंड्रीज पढ़ाते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। तो लैंग्वेज बाउंड्रीज में अच्छा ये कहा जाता है कि लिंग्विस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए लैंग्वेज, I mean, if you are able to understand each other, you're speaking the same language. So with this definition, Hindi and Urdu is same language. लेकिन why is it कि हम उसको disown करते हैं? it's not about disowning a language, it's about applying your own language more. Like अगर आप कौन क्या है? ये सारी जुबानें हमारी हैं, अल्लाह ने दी हैं हमें, सब हमारी हैं। जी अब्दुर्रहमान। इसमें हमें ऑडियंस का ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर ये क्योंकि ये अबव एज को टारगेट कर रहा है ना प्रोपेगेंडा, तो हम इसका टॉपिक चेंज करके लाइज ऑफ सोशल मीडिया कर सकते हैं। हाँ ठीक है, दैट्स योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट दैट। शुरू में हमने बात किया, जो भी आप ओपिनियन देंगे मैं रिस्पेक्ट करूंगी उसे। जी, तो हम बात कर रहे थे कि वर्ड्स के अंदर जो मीनिंग्स होते हैं ना, वो बाज़ दफ़ा हमें अच्छे नहीं लग रहे होते, अप्रोप्रिएट नहीं लगते, और हमारी अपनी इंटरनल बायसनेस भी होती है जो कि हम चाह रहे होते हैं कि इसको बदल दो। ठीक है? मैं एक बात करना चाहूंगी मैं। जी, जी यासिन। हर जुबान के साथ एक कल्चर भी होता है ना। असल में उर्दू जुबान तो है ही लश्करी जुबान, ये बहुत सारी जुबानें इसमें मर्ज हैं, हिंदी भी है, पर्शियन भी है, अरबिक भी थोड़ी बहुत है, और पंजाबी के भी कुछ वर्ड्स हैं। तो उर्दू में तो सब मिक्स हैं, बात तो ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब भी जो एक जुबान होती है ना, वो एक कल्चर को साथ लेके आती है। तो असल में जुबान से नहीं, समटाइम्स कल्चर से होता है। बच्चे कुछ इस तरह की चीजें सीख रहे होते हैं जो कार्टून से ही, जो हम नहीं चाह रहे होते वो सीखे। तो ये यासिन आप खास बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक से हटते जा रहे हैं। सॉरी। आपकी बिल्कुल रेलेवेंट बात है, लेकिन हम ना एक्चुअली अपने टॉपिक से हट रहे हैं। यहाँ पे ये एक बड़ी लंबी डिबेट है एंड आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स, क्योंकि ये इसको कहते हैं हम लोग सोशियो लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। ये पढ़ाई जाती है बाकायदा लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स को कि लैंग्वेज किस तरह इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को, और सोसाइटी किस तरह इन्फ्लुएंस करती है लैंग्वेज को। इसी तरह साइको लिंग्विस्टिक्स भी होता है कि आपकी लैंग्वेज किस तरीके से किसी को गुस्सा दिला सकती है, यानी उसकी साइकोलॉजी बदल सकती है। और आपकी साइकोलॉजी, यानी जब आपको गुस्सा आता है तो आप गाली क्यों देते हैं, यानी आपकी लैंग्वेज क्यों चेंज हो जाती। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई ह्यूमन लैंग्वेज को आप ना डिमीन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये हम किसी के कल्चर को भी या कुछ भी कह दें, हमारी अपनी बायसनेस है वो। आप किसी लैंग्वेज को हर सारी ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस आर प्रेस्टिजियस। और जिस लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ इसको हम टेक्निकल वर्ड एक बोला जाता है जिसे कहते हैं डायग्लॉसिया पॉलीग्लॉसिया। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में जिस मतलब 2-3 लैंग्वेजेस हैं, जैसे उर्दू है और पंजाबी है और इंग्लिश है। इसमें सबसे प्रेस्टिजियस लैंग्वेज अंग्रेज़ी समझी जाती है, उसके बाद उर्दू है, और लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जिसको कमतर समझा जा रहा होता है या लो स्टेटस की लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, वो पंजाबी होती है। ये जो है ना पॉलीग्लॉसिया की सिचुएशन होती है कि, और जो होती है ना डायग्लॉसिया, यानी कि 2 लैंग्वेजेस हैं जैसे उर्दू और पंजाबी है, तो हम उर्दू को प्रेस्टीज दे दें, रिस्पेक्ट दे दें, और पंजाबी को प्रेस्टीज ना दें। ये सिचुएशंस अक्सर सोसाइटीज़ के अंदर होती है। लेकिन अगर देखा जाए ऑल लैंग्वेजेस आर प्रेस्टीजियस, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। हम इसको इस तरीके से एनालाइज़ नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे बाज़ दफ़ा जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे नेगेटिव थॉट्स को ट्रिगर कर देते हैं या इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं। जैसे जब किसी के साथ कोई बुरा वाक़या या हुआ हो ना जहेज़ के हवाले से, तो ये जहेज़ वर्ड उनकी ना नेगेटिव इमोशन ट्रिगर कर देता है। और जहाँ पे भी जहेज़ की बात आएगी तो दे विल नॉट लाइक द टॉपिक एंड दे डोंट वांट टू डिस्कस इट ओपनली वगैरह, ठीक है? सो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं बाज़ दफ़ा। सो हम हम ये देखें अपने बायसेस को साइड पे रख के कि क्या ये टॉपिक एप्रोप्रिएट है? फिर क्या जो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं वो सफिशिएंट हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने आप ये जो है ना कलर कोडिंग की हुई है। जैसे आप देखिए मीम्स की, स्टोरी टेलिंग की और स्ट्रॉन्ग हेडिंग्स की बात की उसने। फिर नीचे उसने टेलीविज़न की, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की ज़िक्र दिया, एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। क्या ये काफ़ी है कि नहीं? अगर नहीं तो बताएँ कि क्यों आपको लग रहा है कि ये काफ़ी नहीं है? ठीक है? Are these anecdotes evidence
और डेटा क्या ये पर्सनल किसी की अकाउंट है, यानी कि पर्सनल कोई ज़ाती तजर्बा किसी ने कोई जिक्र कर दिया एनेक्डोटल है, या कोई एविडेंस का जिक्र कर रहा है, या कोई जर्नल डेटा के ऊपर डिस्कशन हो रही है। इज द स्कोप बैलेंस्ड, नाइदर टू ब्रॉड नॉर टू नैरो। अब यहाँ पे स्कोप होता है लिमिटेशन। जैसे मैंने आपको शुरू में जब पढ़ा रही थी ना कि आप टॉपिक चूज करें लिखने का, फिर उसे नैरो डाउन करें, ठीक है। तो आपने ये देखना होता है कि ये प्रोपेगेंडा थॉट फैक्ट्रीज ये बहुत बड़ा स्कोप है। ये इसको बेसिकली जो है ना इतने छोटे से ऐसे के अंदर इसको हम केटर उसकी नीड्स को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोपेगेंडा को हमें अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसकी बहुत सी फॉर्म्स है, थॉट फैक्ट्रीज की बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे मेरी जाती राय है कि ये जो है ना बहुत ही बड़ा ब्रॉड टॉपिक ले लिया गया है और उसको बहुत नैरो डाउन करने की कोशिश की गई है, जो कि इसके साथ इंसाफ नहीं किया गया। डज द टॉपिक सस्टेन रीडर्स इंटरेस्ट? यस, कैची है, ठीक है ना। अब ये कैची क्या क्या चीजें हैं कि पहली लाइन ही पढ़े, वी लिव इन टाइम व्हेन इंफॉर्मेशन ट्रेवल फास्टर देन ट्रूथ। और ये कैची क्यों है? क्योंकि इसने बहुत सारी मेटाफोरिकल बातें की हैं, ठीक है। जैसे स्लोली बिल्ड्स अ वॉल अराउंड आवर माइंड्स, इस किस्म के अल्फाज इसने इस्तेमाल किए। तो और ये जैसे कंट्रोलिंग माइंड्स थ्रू मैसेजेस, आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग माइंड थ्रू मैसेजेस, इस किस्म के अल्फाज। तो ये आप रीडर के इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए इस किस्म के वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। इज देयर इनफ डेप्थ एंड डिटेल? नो। पीछे मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़े टॉपिक को बहुत ही छोटा करके लिख दिया गया, सो इनफ डेप्थ नहीं है इसके अंदर जितनी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अगली चीज जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं जब हम रिव्यू करते हैं, क्रिटिक करते हैं, वो होती है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। अब यही वाला पैराग्राफ है इस साइड के ऊपर आपकी जो राइट साइड पे लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन हाउ द आइडियाज आर अरेंज्ड, ठीक है। आप देखें कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में लिखी गई है या आर्गुमेंटेशन में लिखी गई है, या किस तरीके से, जैसे कॉज एंड इफेक्ट दिया गया है या प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ? आप बताइए। किस पैराग्राफ में पूछ रहे हैं आप? लास्ट पैराग्राफ में? सॉरी, फिर से बोलिए। क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? लास्ट पैराग्राफ में से पूछा है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपको ये जनरली पढ़ के क्या लगता है कि और आइडियाज किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए? जी मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपका पहले सुन रही थी, भी 1-2 मिनट चाहिए। इसमें बस ऐसा लग रहा है कि बस अपना ओपिनियन दिया है, ओके, इन्फ्लुएंस कर रहा है ये। तो ऐसे में आपको लग रहा है? अच्छा, और कोई? ऐसे नहीं लगता इसमें से जैसे एक मेरा सजेशन है that you need to be a critical reader and a thinker, but how, like, what steps you should take towards that, वो तो हमने बात कर ली ना फायदा, how इसमें to नहीं होती, like नहीं tackle होती। propaganda. If this is the whole content, मतलब यही अगर सारा content है तो this is actually incomplete. जी, और मतलब कोई? इसमें ये solution तो नहीं है ना, मतलब you can't pass like a single statement कि आप रीना पूरी wants to, critical reader. जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं फायदा जी। जी चलिए, रुबीना, सर ने अभी क्या किया था? क्या करा Next स्टार्ट? question is going to be how. पहले पहले रुबीना की बारी है, फायजा के बाद। फायजा यू Sorry, डन? sorry. जी जी फायजा ने क्या कहा था, एक दफा प्लीज रिपीट कर दें। जी फायजा बोलिए। जी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे ये इनकम्प्लीट लग रहा है, मतलब ओके,
Point solution taken. is, yeah. Okay, जी रुबीना। जैसे ये कोई माइंड बना रहा हो चीजों पे, मुझे तो ऐसे लग रहा है, इन्फ्लुएंस जैसे कर रहा हो। ओके, जी मैं भी मुनज़्ज़ा। जी मुझे लग रहा है कि बस ब्लैंक सा लगे, जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और लास्ट वाला जो था कि क्रिटिकल रीडर्स एंड थिंकर्स, वो मुझे थोड़ा कुछ मतलब मुझे टच किया है। और इसमें कोई वो नहीं था जैसे कोई अवेकनिंग या कोई ऐसे कोई हिलाने वाली चीज़, या जैसे आई शुड बी अलर्ट, या कोई, मुझे बस लगा ऐसे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैंने उसको ऐसे पढ़ लिया। ओके, जी नायाब। मतलब कॉज एंड इफेक्ट भी तो है, यानी ठीक, आई नीड टू ये एक्सप्लेन देखिए व्हाई। जी 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 मेरे नायाब, आर ख्याल यू से जितना छोटा ये लैंडस्केप जितना लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने अपना पूरा मुद्दा तो अच्छे से बयान कर दिया। उन्होंने कोई ऐसी चीज, कोई भी बहुत तफसील में तो नहीं गए, लेकिन जितना भी उन्होंने कन्वे करना था वो कर दिया। तो वेल रिटन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, मुझे तो ऐसा लग रहा है। व्हिच इनका पैटर्न हैव दे इंक्लूजन भी यूज्ड? दे दिया। अमीना, व्हिच सो पैटर्न हैव दे यूज्ड? हाँ। हम्म। ये कॉज एंड इफेक्ट है, और ये क्या नाम है, जी कौन कौन से पढ़े हैं? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ा है आपने, कॉज एंड इफेक्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पढ़ा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पढ़ा है आपने, डिस्क्रिप्शन पढ़ा है आपने, नैरेटिव पढ़ा है आपने, प्रोसेस पढ़ा है आपने, आपने इतने सारे पढ़े हैं। लुक्स कोई मोर लाइक डिस्क्रिप्शन। no it likes cause and effect, but I don't know if I'm right or not, but देखिए in the first paragraph they are telling us the cause, like we live in a time where information travels faster than truth. डोंट यू थिंक कि इसके अंदर उसने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और सोल्यूशन को इतना अच्छा वो दे नहीं पाया? और होता है बाज़ दफ़ा ना, राइटर सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देता है। जी, एब्स्ट्रैक्ट तो उसके सॉल्यूशन है। नतीजों पे बात की है, लेकिन सॉल्यूशन पे बात मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या है। या यानी मैनी पीपल से दैट मॉडर्न मीडिया हैज बिकम अ थॉट फैक्ट्री, तो जी, जी। ये ऊपर उसका कॉज है, यहाँ पे फिर उसके इफेक्ट्स भी बता दिए, जी, जी। बट दे ये हैव ना, नॉट टॉक्ड अबाउट द सॉल्यूशन। अगर आप इसे देखेंगे, उसने ना आपको 2 चीज़ों को मिक्स किया है। एक है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, और एक उसी प्रॉब्लम को उसने कॉज़ बनाया और फिर उसका इफ़ेक्ट भी बता दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जुड़े होते हैं अक्सर। ये कंबाइन दोनों जी जी जी, वो जी, वाला जुड़े हुए होते हैं। सो वो प्रॉब्लम ही जो है ना, वो इफ़ेक्ट बन जाता है और फिर आगे उसका सॉल्यूशन इतना अच्छा वो दे नहीं पाया। मतलब एंड पे सिर्फ़ 2 लाइनें उसने लिखी हैं कि हमें क्रिटिकल रीडर बनना चाहिए। ठीक है? सो और आइडिया की ऑर्गेनाइज़ेशन आपको कुछ समझ आई है कि किस तरीके से होती है? कि आप देख रहे हैं कि ऊपर उसने मसला बताया है, फिर उसके आगे इफ़ेक्ट भी बता दिया है, कॉज़ भी बताई है, उसकी इफ़ेक्ट भी बता दी है, फिर कॉज़ बताई, इफ़ेक्ट बताई। ये प्रॉब्लम भी बता रहा है और लेकिन सॉल्यूशन एंड पे कोई नहीं दे पा रहा सही तरह अच्छा वाला। ठीक है? सो ये आपस में ना मिक्स हुए होते हैं बाज़ दफ़ा। आपको आइडियाज़ की ऑर्गेनाइज़ेशन समझ आ गई मेरे ख़्याल में? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ये नेसेसरी तो नहीं है ना कि वो सॉल्यूशन भी दे। नहीं, नहीं, ज़रूरी वो नहीं। चाहे तो नहीं भी दे सकता है ना। हाँ जी। जी। अच्छा। समटाइम्स पीपल डोंट हैव सॉल्यूशन, यू नो। आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान के हज़ार चैलेंजेस और मसलों का ज़िक्र करते हैं, लेकिन उनके पास सॉल्यूशन कोई नहीं होता। दे लीव इट फॉर द रीडर टू डिसाइड कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दे या डोंट हैव राइट। एनी सॉल्यूशन। जी रुबीना, तो फिर इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इसका जो अगर हम ऑर्गेनाइज़ेशन बताएँगे ना, अरेंज किस तरीके से हुआ है, तो हम कहेंगे कि जी राइटर ने ना 2 चीज़ों को मिक्स किया। एक है प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर दिया, और और उसको कहते हैं कि कॉज़, वही प्रॉब्लम जो है वो कॉज़ है, और उसका फिर आगे उसने इफ़ेक्ट भी ज़िक्र कर दिया। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन उसने दिया है, लेकिन वो उतना एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि उसने उसको ओपन नहीं किया। उसने कहा बस क्रिटिकल थिंकर बन जाओ। ठीक है? अच्छा जी। इज़ देयर अ क्लियर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, यानी कि एक फ्रेम बनाया है, एक क्लियर इंट्रोडक्शन दिया उसने, और एंड के ऊपर 2-3 लाइनों का, क्योंकि आमतौर पे जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो रीफ्रेज़ ऑफ द ये थीसिस स्टेटमेंट ही होता है। तो आप देखें कि इन्होंने ये जो थीसिस को मैंने येलो किया, तो ये जो येलो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, सम मैसेजेस आर केयरफुली मेड टू शेप हाउ वी थिंक,
what we believe and even how we act. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, we live in time when information travel faster than truth. ये ना, ये पूरा पैराग्राफ मैं अब आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि जब कोई ऐसे राइटिंग की जाती है तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आमतौर पे 4 जुमले होते हैं। वो 4 जुमले ऑर्गेनाइज किस तरीके से आमतौर पे किए जा रहे होते हैं, ठीक है? तो पहला जुमला जो है ये उसको कहते हैं रीडर्स हुक। पहले जुमले को रीडर हुक कहा जाता है, यानी कि लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, उनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ऐसी बात कर दो, ऐसी अनाउंसमेंट कर दो कि लोग पढ़ने पर मजबूर हो जाए। पहली लाइन तो सभी पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा होता है, दूसरा या तीसरा जुमला होता है सेंटेंस लीडिंग टू थीसिस स्टेटमेंट, यानी कि पीछे बैकग्राउंड तैयार की जाती है कि अब आगे चल के हम इसकी टॉपिक की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड देना। एवरी डे वी स्क्रॉल थ्रू न्यूज, वीडियोस, पोस्ट्स एंड एड्स, all competing for our attention, but not everything that we read or watch is meant to inform us. ये एक बैकग्राउंड दी है उसने। ये है सेंटेंस लीडिंग टू थीसिस स्टेटमेंट, दैट इज एक्चुअली द सेकंड सेंटेंस आमतौर पे। तीसरा जुमला आमतौर पे जो होता है वो थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। इट इज जस्ट लाइक अ टॉपिक सेंटेंस। इसके अंदर मेन जो मैसेजेस होते हैं वो कम्युनिकेट किए होते हैं। ये इतना अहम जुमला होता है क्योंकि बाकी तमाम चीजें जो जिनका आप अगले पैराग्राफ्स के अंदर जिक्र करने वाले हैं वो सब का आपने यहाँ पे हिंट करा देना होता है कि आगे आप चल के किन बातों के ऊपर मजीद डिटेल बताने लगे। Some messages are carefully made to shape how we think, what we believe and even how we act. अब यहाँ पे देखें कि उसने अगले पैराग्राफ के अंदर आपको प्रोपेगेंडा के बारे में बताया, उसके बाद उसने थॉट फैक्ट्री के बारे में बताया। यही 2 चीजों का यहाँ पे वो जिक्र कर रहा है। तो पूरा जो आपका ऐसे राइटिंग होती है वो सारी की सारी थीसिस स्टेटमेंट पे चलती है, ठीक है? वहीं पे आप इंट्रोड्यूस, जैसे मैं यहाँ कह दूं कि So, Pakistan's many, problems of Pakistan or challenges of Pakistan includes, poverty, unemployment, illiteracy वगैरह। तो ये 3 चीजें मैंने बोली है ना थीसिस स्टेटमेंट में। अगले पैराग्राफ में मैंने इन्हीं में से किसी एक के ऊपर डिस्कशन करनी है। पहले में हो सकता है पॉवर्टी करूँ, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कर दूँ, इलिटरेसी कर दूँ। ये मैं फिर जिस तरीके से मैंने पैराग्राफ्स को यानी ऐसे को ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो आउटलाइन किया हुआ है वैसे ही मैं लिखती जाऊंगी। सो थीसिस स्टेटमेंट एक बहुत अहम जुमला होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोपेगेंडा, द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग आवर माइंड्स थ्रू मैसेजेस। सो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। देखिए, हम लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, हम मैथमेटिकल चीज़ें सिखाते हैं। बस ये 4 जुमले आपने याद रखने हैं कि पहला तो रीडर हुक होगा, दूसरा जो है ना वो थीसिस सेंटेंस लीडिंग टू थीसिस यानी कि बैकग्राउंड देनी है, फिर जाके आगे तीसरे जुमले में मुझे अपना टॉपिक क्लियरली बताना है, यानी तमहीद बांधनी है ना सेकंड जुमले में, फिर आगे अपना टॉपिक अनाउंस करना है और फिर उसको आखिरी जुमला लिखना है जो कि अगले जुमले को अगले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करेगा। अब ये देखें, अब ये आखिरी जुमला जो ये पैराग्राफ का है वो the last sentence is not a concluding sentence, it is called paragraph hook. Yani it is going to keep you hooked to read the next paragraph. और उसने प्रोपेगेंडा का जिक्र किया, अगले साथ ही पहले पहला जुमला ही उससे पहला वर्ड ही प्रोपेगेंडा लिखा। तो इस तरीके से जो पर्सुएसिव राइटिंग की जा रही होती है वो इस एंगल से करते हैं, इस तरीके से की जाती है ताकि लोग मतलब सारा ही पढ़े, हुक्ड रहे एंड तक। So does the thesis appear in the most helpful place, direct or implied? अच्छा, बाद दफा लोग इतना डायरेक्ट नहीं लिखते, बाद लोग ना लिखते ही नहीं है। जैसे मैंने आपको टॉपिक सेंटेंस के बारे में बताया, वो छुपा छुपा गोल गोल बातों में बात कर जाते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आर ट्रांजिशन स्मूथ एंड लॉजिकल? क्या स्मूथ है ट्रांजिशन? ये आगे जाके डिटेल आएगी, मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगी। ट्रांजिशन ये एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जाते हुए, देखिए एंड के वाला जुमला सेकंड पैराग्राफ का आखिरी लाइन पढ़ते हैं। When that happens, we stop asking question and start repeating ideas like factory machine. So
ये फैक्ट्री मशीन का जिक्र करता है, अगले में ही थॉट फैक्ट्रीज का जिक्र करता है। तो कैसे उसने आप ट्रांजिशन स्मूथ की है एक से दूसरे की तरफ आते हुए, ठीक है। पहले पैराग्राफ से भी दूसरे में उसने प्रोपेगेंडा का जिक्र किया, अगले जो पहला जुमला ही प्रोपेगेंडा पे लिखा, यहाँ पे फैक्ट्रीज का जिक्र किया, साथ ही थॉट फैक्ट्रीज का जिक्र कर दिया, ठीक है। और एंड के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करना क्या होता है, आमतौर पे हम लोग थीसिस स्टेटमेंट को ही रीफ्रेज करके लिख देते हैं या उसके कंक्लूजन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि उसके अंदर हम कोई आइडिया दे देते हैं कि इसका एंड या सोल्यूशन ये होना चाहिए, ठीक है। सो इधर उन्होंने यही किया है। सो आर टॉपिक सेंटेंसेस आप देखें, मैंने टॉपिक सेंटेंस जितने भी है ना वो ब्लू में किया हुए हैं, यानी ये जो पहला पैराग्राफ है ये तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था ना, तो और जो सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये एक आम पैराग्राफ की तरह लिखा जा रहा है, जिसमें एक टॉपिक सेंटेंस है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स है और उसकी कंक्लूडिंग सेंटेंस है। जो ऐसे के अंदर कंक्लूडिंग सेंटेंस आता है वो पैराग्राफ हुक कहलाता है, क्योंकि उसने अगले पैराग्राफ के साथ कोई कनेक्शन रखना होता है, इसलिए यहाँ पे फैक्ट्रीज का जिक्र आया और ऊपर जो प्रोपेगेंडा का जिक्र आया वो हुक का काम कर रहे हैं। तो सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ, वो जो डिटेल मैंने आपको दी थी कि पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है, ठीक है। सो आर टॉपिक सेंटेंसेस एंड एविडेंस क्लियरली कनेक्टेड, यस, ठीक है। could the structure be improved, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है, आपके आइडियाज आए बाय फोकसिंग ऑन फ्यूअर की इवेंट्स और बाय रीऑर्डरिंग एविडेंसेस, यानी कि वो कह रहा है कि थॉट फैक्ट्री को ऊपर ले जाना था तो प्रोपेगेंडा की डिस्कशन नीचे कर देनी थी, आप चाह रहे हैं कि इस तरीके से कर दिया जाए, यू गिव एन आइडिया। अगर आपको लगता है कि नहीं सही ये इसको रीऑर्डर करना चाहिए, पहले थॉट फैक्ट्रीज का जिक्र करे और फिर प्रोपेगेंडा का जिक्र करे, सो आप अपनी सजेशंस इस सवाल के नतीजे में देते हैं। अगला जो तो यहाँ तक अगर सबको समझ आ गई है तो बता दें। पहला वाला पैराग्राफ में बात क्लियर नहीं है, सेकंड पैराग्राफ रिपीट होता हुआ लग रहा है मेरे ख्याल से पढ़ने का। अब्दुल आपकी बात समझ में नहीं आई। पहले पैराग्राफ में मेरे ख्याल से बात पूरी हो चुकी है ना प्रोपेगेंडा के हवाले से, तो सेकंड पैराग्राफ रिपीट होता हुआ लग रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन सही है। पहले पैराग्राफ में उसने आपको सिर्फ हिंट करवाया है और फिर उसने प्रोपेगेंडा को सेकंड पैराग्राफ के अंदर पूरी डिटेल खोल कर बताई आपको कि मेरा मतलब प्रोपेगेंडा का है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, आपके इमोशंस को किस तरह से अराउज करवाया जाता है, किस तरीके से आपके इमोशंस और लॉजिक को लॉजिक तो आपकी फिर वो खत्म करवा देता है, आपके इमोशंस को किस तरह कैसे यूज करवाता है। और अगले में उसने जो थॉट फैक्ट्रीज का जिक्र किया है, उसने कहा है कि किस तरीके से थॉट फैक्ट्रीज आपके ओपिनियंस को चेंज करती है। सो बेसिकली जो थीसिस स्टेटमेंट में बात हमने की होती है ना, हिंट कराया होता है, उसको अगले पैराग्राफ्स के अंदर हमने खोलना होता है, उसको ओपन करना होता है, उसकी मजीद डिटेल ऐड करनी होती है, ठीक है जी। कोई और सवाल? नहीं जी, क्लियर है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कंक्लूडिंग में फिर समराइज करना होता है एंड में। कंक्लूडिंग के अंदर ना रुबीना, हमने ना जो जुमला लिखा है ना, सम मैसेजेस आर केयरफुली मेड, आमतौर पे इसी को रीफ्रेज करके यानी कि अपने दूसरे लफ्जों में लिख देते हैं, आमतौर पे ये किया जाता है। कई दफा जैसे यहाँ पे सोल्यूशन उसने देना था तो उसने इसी जो प्रॉब्लम प्रोपेगेंडा की वो बता रहा है ना, उसका सोल्यूशन नीचे दे दिया कि टू फाइट दीज इफेक्ट the effects of these thought factories we need to become critical readers and thinkers। तो उसका कह रहा है कि ऊपर जो मैं मसला जिक्र कर रहा हूँ नीचे उसने उसका आमतौर पे इसको रिफ्रेश कर दिया जाता है, लेकिन बाद दफा डिपेंड करता है कि ये किस किस्म की राइटअप है, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी है, पर्सुएशन भी, प्रॉब्लम और सोल्यूशन है, तो चूंकि ऊपर उसने सोल्यूशन कहीं पर भी नहीं दिया, सिर्फ उसके इफेक्ट्स बताए हैं, तो एंड के ऊपर उसके ऊपर बनता था कि वो इसका सोल्यूशन दे, तो उसने एंड के ऊपर इसी प्रॉब्लम का जो कि थीसिस स्टेटमेंट की फॉर्म में यूज लिखा गया है उसका नीचे सोल्यूशन दे दिया। थैंक यू। ठीक है जी, योर क्वेश्चन।
नहीं मतलब अगर आगे किसी और चलिए। का हो तो वो पूछ रहे हैं। जी जी। ओके, नाउ स्टाइल। स्टाइल को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि स्टाइल जो होता है, राइटर्स लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल, इंटरेस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे वो यही पैराग्राफ है आपके सामने, इसके अंदर वो बहुत सारी चीजें आपसे हमें देखनी होती है जब हम स्टाइल के ऊपर, किसी भी रिटन टेक्स्ट के स्टाइल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है। फोकस ऑन हाउ इट साउंड्स एंड फील्स, कि मतलब किस तरह से ये आपको क्या महसूस करवा रहा है आप। आर यू हैप्पी, सैड, यू नो, किस किस्म की फीलिंग्स आ रही है। ओके, फिर इज द टोन अप्रोप्रिएट, यानी जैसे मैंने आपसे कहा था ना, टोन आमतौर पे राइटर से ताल्लुक रखती है। क्या सीरियस है, यानी ग्रेविटी एंड अर्जेंसी दे रहा है। ह्यूमरस है, आप देखें येलो जितना भी किया ना, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन ट्रेवल फास्टर देन ट्रूथ, ऑल all competing for our attention, carefully made, to shape how we think, believe, and how we act. And then art of controlling mind through messages, ये सारी एग्जांपल्स हैं कि ये राइटर बहुत सीरियस बात कर रहा है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्टिव है, यानी कि द राइटर वांट्स यू टू स्टॉप एंड थिंक। तो वो उसमें जितनी एग्जांपल आप देखें, प्रोपेगेंडा डजंट ऑलवेज कम विद वार्निंग साइंस, so he's actually telling you, pause, stop and think. It plays with our emotions more than our logic. ठीक है, ये एग्जाम्पल जब मैं बताऊंगी ना राइटर ने कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया कि यू हैव यूज्ड सीरियस टोन, तो मैं वो ये मतलब ये पैसेजेस जो मैंने येलो किए हैं, तो मैं इसको मतलब हाईलाइट करके दूंगी उससे, जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर इनको ना मतलब कॉपी करके ब्रैकेट्स में डाल के उसको दूंगी कि देखो ये वाली चीज तुमने बड़ी अच्छी सीरियस तरीके से लिखी है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव है तो मैं ये ग्रीन वाली एलिमेंट्स निकाल के उसको दिखाऊंगी कि ये रिफ्लेक्टिव चीज नजर आ रही है। ठीक है, एंड कॉशन एंड वन जो होता है, यानी कि वार्निंग साइंस जो है, तो उसके अंदर आपको ये देखिए, ये ब्लू वाली आ रही है, वी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टार्ट रिपीटिंग आइडियाज लाइक फैक्ट्री मशीन्स। और फिर आगे थॉट फैक्ट्रीज का जिक्र कर, और नीचे भी वो देखिए, वी नीड टू बिकम क्रिटिकल रीडर्स, ये भी वो कह रहा कि ये वार्निंग साइन हमें बनना पड़ेगा। अगला जो आते हैं वो आते हैं, आर सेंटेंसेस वेरिड इन लेंथ। हाँ जी, कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं सेंटेंसेस, ये तो इजीली हमें नजर भी आते हैं। इज द वर्ड चॉइस क्लियर, क्या वर्ड चॉइसेस क्लियर हैं आपके ख्याल में। यस। ठीक है, ओके, ये मैंने इसकी लिखी थी इंफॉर्मेशन। विविड, मुझे लगता है कलर इसका चेंज हो गया यहाँ पे। और vivid, suitable for the audience, like level of the reader, interest, engaging, and not too academic in nature. No, it is not academic in nature. ठीक है, और फिर ये जो मैंने कलर कोडिंग आपको नजर आ रही है, एग्जांपल्स हैं बेसिकली इसकी। फिर then does the writer use comparative और superlative forms effectively? अगर उसने यूज किया यहाँ पे तो हमें नजर नहीं आती, जरूरी नहीं हर चीज आपको नजर आए, तो आप कह देते हैं कि जी नहीं ये चीज यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, डज द राइटिंग फ्लो नेचुरली, आपको लगता है कि नेचुरल फ्लो चल रहा है कि पहले प्रोपेगेंडा, यानी कोहेरेंस बिल्कुल सही जा रही है, पहले उसने वो लिखा, फिर उसके बाद उसने प्रोपेगेंडा को एक्सप्लेन किया, फिर उसने थॉट फैक्ट्रीज को एक्सप्लेन किया और नीचे कंक्लूजन दे दिया। एंड क्या लैंग्वेज उसने यूज की है वो इंगेजिंग है, यानी हुक्ड रखती है बंदे को, और रेपिटेटिव तो नहीं है कि एक ही बात को बार बार वही अल्फाजों को भी बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर है तो हम कहते हैं कि जी ये चीजें, और फिर हम इसी तरह उसको कॉपी पेस्ट करके उसको बताते हैं कि देखो ये वर्ड तुमने यहाँ पे भी लिखा है और ये वर्ड तुमने यहाँ पे भी लिखा है। जैसे थॉट फैक्ट्रीज ये जो थर्ड पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में भी आ रहे हैं। ठीक है, सो ये वर्ड जो है रिपीटेटिव हैं, कुछ होते हैं और कुछ की जरूरत भी होती है रिपीट करने की।
ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल हो? बात वाज़ेह है, I'm sorry? इट्स क्लियर टू मी। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, ओके आगे चलो। जी। अच्छा, अब ये ना एक पीयर रिव्यू गाइड होती है जिसमें ये, यानी कि जब आप किसी और का लिखने बैठेंगे ना कि जी मुझे ना अब ये एक बंदा है, इसका मुझे लिखना है और मुझे बताना है कि ये एक चेकलिस्ट है आपके सामने, ठीक है। आपने ना ये सवाल पूछते जाना है और आपको पता चलता जाएगा कि क्या ये बंदे ने सही काम किया है कि नहीं किया। सो इसमें पहला जो पोर्शन आता है वो होता है ओपनिंग एंड फोकस। जो जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो उसमें वो कैसा है, क्या बिगिनिंग एंड एंडिंग पैराग्राफ आर एंगेजिंग एंड सुटेबल फॉर द ऑडियंस। अब ऑडियंस है, ये ऑडियंस क्या है, टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, एडोलेसेंस के हैं, या क्या या एडल्ट्स हैं, कौन है रीडर, कौन, आपको वो पता होना चाहिए। और फिर उसके मुताबिक आप कहेंगे कि हाँ ये एज अप्रोप्रिएट कंटेंट लिखा गया। फिर अब यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन जो है, और इसके बारे में क्या आएगा कि जी एंगेजिंग बिगिनिंग है बिकॉज, और वो कह रहे हैं ना बहुत ही उसने थ्रू सरप्राइज फैक्ट्स विविड इमेजेस एंड क्वेश्चंस उसने कुछ चीजें लिखी हैं। एंगेजिंग एंडिंग है, लीव्स अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन कॉल टू एक्शन, ठीक है। और सूटेबल फॉर द ऑडियंस, यानी टोन वोकैबुलरी मैच कर रही है हुएवर इज रीडिंग, चाहे वो स्टूडेंट है, जनरल पब्लिक है या स्कॉलर है। फिर क्लियर के लिए क्लियर कहता है कि या क्लियर यह है थीसिस है या अप्लाइड थीसिस है। अब मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड के अंदर आपके सामने सम मैसेजेस आर केयरफुली, ये थीसिस स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे भी वो क्लियरली मेंशन किया गया है, ये अप्लाइड नहीं है, यानी छुपा हुआ नहीं है, उसने गोल गोल बातें नहीं की हैं। एग्जाम्पल फॉर द फोकस, वी लिव इन द टाइम व्हेन इंफॉर्मेशन ट्रेवल फास्टर देन ट्रूथ, and engaging because it's powerful, thought-provoking starts from general for a general public. So ये thought-provoking भी है, engaging भी है, audience के appropriate है, जो मर्जी पढ़े, easy to understand है, language भी difficult नहीं है, आसान आसान अल्फाजों में उसने अपनी बात को communicate कर दिया। इतना in depth नहीं है इसके अंदर, मगर खासा engaging है। तो ये ठीक है। अच्छा जी, अगला जो इसके अंदर आता है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। मैंने पीछे आपको सारा उससे गुजार दिया, लेकिन अब सिर्फ एक चेकलिस्ट है। जब आप किसी का पढ़ रहे होंगे तो इस चेकलिस्ट को यूज़ करेंगे। मैं अलग से भी आपको ये चेकलिस्ट भेज दूंगी ताकि आप सिर्फ जब किसी और का राइटअप पढ़ रहे हैं तो आपको बाकी चीज़ें ना हो, यही सिर्फ आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हों। डज इट नीड रीऑर्गेनाइजेशन, फोकस ऑन वन इवेंट और एन आइडिया, or transition clear and logical? Does it avoid being overly moralistic or one-sided, यानी कि एक ही साइड की बात की, राइट और रॉन्ग की बात करता रहा है, या एक ही पर्सपेक्टिव बता दिया और दूसरी अपोजिंग पॉइंट को इग्नोर कर दिया है? तो ऑर्गेनाइजेशन में आप सबसे पहले सवाल पूछते हैं, आर आइडियाज अरेंज अराउंड वन मेन फोकस? तो द आंसर इज यस, क्योंकि ये मूव करता है लॉजिकली फ्रॉम प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, इफेक्ट एंड देन सोल्यूशन। उसके बाद ट्रांजिशन के अंदर आता है कि ट्रांजिशन वाकई में उसने यूज किए, जी हाँ, सारे स्मूथली कनेक्टेड है। कहीं पे वो बट यूज कर रहा है, कहीं पे व्हेन दैट हैपेंस, टू फाइट, इस तरह के वर्ड्स उसने यूज किए। मॉरलिस्टिकली वन साइडेड है, डज इट स्टे फेयर एंड एनालिटिकल? द आंसर इज यस, बिकॉज इट वार्न्स एंड नॉट प्रीचेस। यहाँ पे ना प्रीचिंग नहीं हुई थी, ठीक है। प्रीचिंग जो है ना वेरी सिमिलर टू प्रीचिंग इज वेरी सिमिलर टू परसुएशन। प्रीच करना, परसुएट करना ही हो रहा होता, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अब हम सिर्फ वो पीछे जो हमने डिस्कस किया है उसकी ही चेकलिस्ट में आपके सामने रखी है, ठीक है। जी जी ठीक है। अच्छा जी, फिर अगला जो आता है वो इंटरेस्ट एंड रेलेवेंस, ठीक है। डज इट सस्टेन योर इंटरेस्ट? पहले तो ये होता है कि आपका इंटरेस्ट इसने आपने पढ़ा है, हो सकता है आप टीचर हैं और आप पढ़ें, क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। ओके, कहें कि हाँ जी मुझे लगा है कि नहीं लगा, या इज देयर एनी वे टू इम्प्रूव इट, विल इट इंटरेस्ट इट्स इंटेंडेड रीडर? अब आप
कहें कि जी 18-19 साल के बच्चों ने पढ़ना है, तो क्या ये उनको इंटरेस्टिंग लगेगा? हाउ कुड इट बी मोर एंगेजिंग? चलिए यहाँ पे नीचे हमने वो बनाया हुआ है, कीप रीडर्स एंगेज्ड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये मतलब होता है सस्टेनिंग द रीडर इंटरेस्ट। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है और कंसिस्टेंट फ्लो है, लेकिन इसे इम्प्रूव क्या चाहते हैं? मेंटेन रिदम, शॉर्ट विविड सेंटेंसेस। मतलब इसको मजीद इम्प्रूव करने के लिए आइडिया दे दिया राइटर ने। ऑडियंस इंटरेस्ट किस तरह से कनेक्ट टू द रीडर्स वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंसेस, और इसका इन द टेक्स्ट मॉडर्न रेफरेंसेस यानी मीम्स एंड मीडिया का जिक्र किया है। यानी आमतौर पे कई लोगों को मीम्स का पता ही नहीं होता, पता है, और मीम्स क्या होते हैं, तो उसने एक्चुअल में मॉडर्न रेफरेंसेस दिए हैं। और यहाँ पे सजेशन उसको दी जा रही है, कीप टोन रिलेटेबल एंड कॉन्वर्सेशनल। मोर एंगेजिंग के लिए कहा जा रहा है कि ऑलरेडी थॉट प्रोवोकिंग, एड रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं वो जिसके ऊपर बहस की जा सकती है, ओपिनियन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि आप इसको ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए आपको मज़ीद डिटेल एग्जांपल्स भी देनी पड़ेंगी और ऐसे सवाल और भी उठाने पड़ेंगे जो कि आपने ना ढूंढे हैं ना आंसर किए, ठीक है। यहाँ पे कोई सवाल हो जी? सॉरी। सवाल ये बनता है कि जी आर्टिकल राइटिंग करनी है तो हमारे लिए ऑडियंस कौन है और क्या वो उनको इंटरेस्ट करेगा, क्या एंगेजिंग किस तरह बनाया जा सकता है? जी जी go ahead। सवाल हाँ, पूछ। सवाल मेरा ये था कि आपने भी कहा कि प्रीचिंग और परसुएशन एक ही चीज़ हो सकती है, तो प्रीचिंग और परसुएशन एक चीज़ कैसे हो सकती है? प्रीचिंग तो हम उसको कहते हैं ना जो सही और गलत को बताए मॉरल और रिलीजियस बेसिस पे, और नहीं, क्यों जैसे जरूरी नहीं स्कॉलर्स, होता। अच्छा एक मिनट, और परसुएशन उसको कहते हैं कि जिसमें कोई लॉजिक ना हो या कोई अपना जो हमारा ओपिनियन है उसी को हम किसी को ऊपर वो थोपना चाहें इस टाइप से, तो वो परसुएशन हो सकता है। जैसे स्कॉलर्स भी प्रीच करते हैं तो हम उनके लिए अगर हम ये कहें कि ये प्रीचिंग परसुएशन है तो ये कैसे सही हो जाएगा? देखिए मैं अपनी क्लास से पूछती हूँ, बाकी सारे लोगों से आप बताइए, जो रुमाना कह रही है, जो डेफिनेशन रुमाना दे रही है, क्या वो सही है? लिंग्विस्टिकली बताइएगा मुझे। अगर एक ही चीज है तो फिर दो वर्ड्स क्यों है? नहीं, वो तो खैर को और भी रीजंस हो सकती है, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए दो वर्ड्स है, सिनोनिम तो नहीं है ना ये। थोड़ा सा तो फर्क होता है ना, सिनोनिम तो आपको पता ही है ना, ट्रू सिनोनिम्स डू नॉट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली, जो ट्रू सिनोनिम मैट्रिक डजंट एग्जिस्ट इसका मतलब है थोड़ा बहुत फर्क तो होता है मीनिंग्स के अंदर फर्क ना। होता है मोर लेस, हम्म। यानी मैंने ये नहीं कहा कि एक तरह के ही होते हैं, ही वाला वर्ड बोला ना बीच में मैंने, ठीक है। ये जैसे हम लोग वो बोलते हैं ना, ये चलिए मैं दिमाग से ना एग्जाम्पल निकल गई, वरना मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आती है तो मैं आपको मैसेज करती हूँ। मैं भी देने लगी थी मगर आप बोल शुक्रिया, रही थी, मैं बोली नहीं। सॉरी। कुछ चीजें जो होती हैं ना वो आपस में थोड़ी सी, जो हम इसको कहते हैं सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स कहते हैं मीनिंग रिलेटेड चीजें। तो जो सिनोनिम्स हम कहते हैं ना कि ऐसे अल्फाज जिनका उसको चेंज करके दूसरा लफ्ज लिखा है, जैसे कॉन्फिडेंशियल के लिए सीक्रेट वर्ड भी होता है ना, सीक्रेट जरा यानी लेस फॉर्मल वर्ड है और कॉन्फिडेंशियल जरा फॉर्मल वर्ड है, मगर क्या ये दोनों सिनोनिमस? हाँ जी, सिनोनिम्स तो हैं, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट मीनिंग देते हैं? तो जवाब है नहीं। ये दोनों को कई जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे सिनोनिम के तौर पे आप उनको रिप्लेस करके कॉन्फिडेंशियल की जगह सीक्रेट नहीं लिख सकते। वो आजकल मैं अरबी ग्रामर पढ़ रही थी तो मेरे जहन में दो लफ्ज आ रहे हैं, नात एंड बदल। कौन सा? उसमें है ना नात एंड बदल, मतलब दो डिफरेंट है ना कि कुछ जैसे अब अगर किसी में कोई मौसूला या खूबी है तो उसको नात नात भी कह सकते हैं, हम्म और अगर कोई एक आपने तरीका अपनाया है तो फिर नेक्स्ट उससे मिलता जुलता कोई आ जाए तो उसको भी रख सकते हैं कि ये उसका ऑल्टरनेट है, तो वो उसके लिए लफ्ज रखते हैं ना कि बदल है, ये उसका बदल। तो ये आपके उस हाँ जी मैं उसमें ये फिट आ रहे थे। हाँ जी देखिए, मुझे ओपिनियन होता है ना, एक होता है ओपिनियन,
ठीक है ना? और एक होता है परसेप्शन। क्या फ़र्क है इसमें रुमाना फॉर यू? ओपिनियन ये है कि मेरी राय है और मैं उस पे मतलब मुझे लगता है कि हाँ ये सही है बिल्कुल। और परसेप्शन ये है कि मैंने कुछ सोच लिया। हाँ वैसे तो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन इसमें भी फर्क है ओपिनियन में और परसेप्शन में। परसेप्शन वो कि जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने परसीव करा किसी बात से, और ओपिनियन के किसी लॉजिक की बिना पर मैं उस पर पहुंची हूँ। अच्छा, ओपिनियन जो होता है ना ये रुमाना थोड़ा सा क्लियर आपको कर देती हूँ। ओपिनियन जो होता है ना ये बड़ा सतही किस्म का होता है। आप जब अपना ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं आपको पता होता है लोग जो है ना आपसे डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो परसेप्शंस होते हैं ना ये वो बाइसेस की तरह होते हैं ना, ये माइंड मैप्स होते हैं आपके। स्टीवन कवी अपनी बुक में कहता है 7 हैबिट्स में कि ये माइंड मैप्स हैं। माइंड मैप्स हैं यानी कि आपको आप ना सोचते ही उसी पैटर्न के ऊपर। यानी कि अगर आपने देखिए मतलब आप ना किसी भी चीज को ये बिल्कुल उस लाल रंग की ऐनक है जो कि आपने लगाई हुई है और आप ना आपको सारी दुनिया लाल नजर आ रही है मगर आपको पता नहीं चल रहा आपने। और कहते हैं कि परसेप्शंस इतने डीप होते हैं, बहुत डीप होते हैं। और अगर आप अपने परसेप्शन को एवरी नाउ एंड देन रिविजिट नहीं करते, परसेप्शन बनते भी आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ से ये चीजें बन रही होती हैं। और फिर जब आपको इतना डीप आपने उनको देखा होता है ना फिर आप उनको जल्दी करके चेंज नहीं करते। आप कहते नहीं मैंने जो देखा है ना आपको नहीं पता, ठीक है? तो ऐसे मतलब मैप्स अपने होते हैं कि आइडियाज जो होते हैं हमारे ख्यालात। ये तो छोटा वर्ड बोल दिया ना आपने परसेप्शन, तो मुझे उर्दू का नहीं पता क्या होते हैं, लेकिन परसेप्शन खासे गहरे होते हैं। ये आपको बाइस्ड बना देते हैं कई दफा, ठीक है? क्योंकि आपने अपनी इल्म के जरिए आपके जो ऑब्जर्वेशन के जरिए आपने वो चीज एक्सपीरियंसेस के जरिए एक्सपीरियंस, यस। तीन चीजों से ये बनते हैं आपके परसेप्शंस। और वो परसेप्शंस फिर आप फिर इतने उसको डिफेंड भी करते हैं हम। जी जी, एक ठीक है? सो ये फर्क सांचा होता है। बनाया होता है हमने, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन सारी चीजें हम सारी उस चीज में इकट्ठा करते हैं और फिर हम अपने आप को परसीव करते हैं उस आइडिया के हवाले से। एक ऐसी है, सांचा होता है ना। हाँ जी। लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ना परसेप्शन और ओपिनियन, तो आपको ना मतलब आम गुफ्तगू में ऐसे लगेगा कि एक ही बात है। यानी वो भी राय है वो भी राय है, वो राय बड़ी गहरी है भाई, वो परसेप्शन है एक बंदे का, ठीक है? चलिए, ये जो मैंने आपसे ये कहा था ना कि ये प्रीचिंग और परसुएशन एक ही तरह के होते हैं, खैर आप परसुएशन ही रहे होते ना, आप परसुएड ही कर रहे होते प्रीचिंग में भी, कन्विंस ही कर रहे होते किसी को, ठीक है? लेकिन डिफरेंस डिफरेंस तो होता है ना। परसुएशन जो है एक, वही फिर कॉनोटेशन की मॉरलिस्टिकली बात ना आ ना जाएगी। देखिए इसको, आप हाँ हाँ लिंग्विस्टिकली देखें ना, लिंग्विस्टिकली हाँ देखें। चले तब ठीक है। अच्छा, चले अगला सवाल हम देखते हैं, रिसर्च एंड कंप्लीटनेस। तो अपने इसी कंटेंट को देखते हुए तीन सवाल हमारे आते हैं। हैज द राइटर डन इनफ रिसर्च? आर दीज क्वेश्चन लेफ्ट अन आर देयर क्वेश्चंस लेफ्ट unasked and unanswered? And could adding a new viewpoint improve the piece? Exactly. अब यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया, ये तो कुछ और आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जब हम इनफ रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो एक मिनट, यहाँ पे ना ये आता है नहीं, यहाँ पे नहीं है, मैंने गलत कॉपी कर दिया। या ये कहाँ पे चली गई? हाँ, इनफ रिसर्च किया यानी कि क्या उसने जो एग्जांपल्स कोट की हैं वो काफी थी? क्या उसने जो पर्सपेक्टिव दिखाया है थॉट फैक्ट्रीज का था, क्या सिर्फ वही पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है या और भी हैं? क्या प्रोपेगेंडा और भी सिर्फ हो सकते हैं। क्या प्रोपेगेंडा को सिर्फ नेगेटिवली ही कॉनोटेशन है या उसकी कोई पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल किया जाता है? तो पॉजिटिवली ये भी हो सारे सकते हैं। हाँ जी, सारे ये क्वेश्चंस है ये कि एक डॉक्टर राइटर ने अभी इनफ रिसर्च नहीं की, तो आप इसके ऊपर कमेंट करते हैं। आर दीज क्वेश्चन लेफ्ट अनआस्क्ड एंड अनआंसर्ड? हाँ जी, ये सवाल राइटर ने ना पूछे हैं ना उनको आंसर किया। कुड एडिंग अ न्यू व्यू पॉइंट सॉरी
I'm sorry. So could adding a new viewpoint improve the piece? Yes. अगर आप इनके अंदर ऐड करते जाएंगे चीजें तो नए चीजें आपके अंदर इम्प्रूव हो जाएगी आपकी राइटिंग। ठीक है, फिर इससे अगला जो है वो है लैंग्वेज एंड इमेजरी। ये वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो सेंसरी लैंग्वेज का यूज करना, ये मैंने पहले भी डिटेल आपको बताई थी। इज देयर सेंसरी डिटेल, फिगर ऑफ स्पीच और इमेजरी दैट एनरिचेस द राइटिंग? तो यस, यहाँ पे देखें कि उसने कहा स्क्रॉल थ्रू न्यूज, फैक्ट्री मशीन, वॉल अराउंड आवर माइंड, ये इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो कि सेंसरी लैंग्वेज से साथ लिंक करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, इंफॉर्मेशन ट्रेवल फास्टर देन ट्रूथ। यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, यानी उसने पर्सोनिफाई कर दिया उसको। पर्सोनिफिकेशन कॉन्सेप्ट होता है कि किसी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन ट्रेट्स दे देना। ठीक है, तो ऐसी नॉन ह्यूमन चीज है, हम कहते हैं द क्लाउड्स वर रोरिंग इन द स्काई। तो ये एक ऐसी चीज, एंड क्लाउड्स डू नॉट रोर, तो वो चीख चला नहीं सकते। ये चीज जो होती है वो इंसानों के अंदर होती है, और आप उसको एक एनिमेशन के साथ एक इंसानी यानी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दो, तो वो पर्सोनिफाई करना होता है। इस तरह मेटाफर यूज किए जाते हैं, यानी इस्तियारे वगैरह। तो वो कह रहे हैं ऐड सेंसरी कॉन्ट्रास्ट, यानी वॉइस वर्सेस साइलेंस, लाइट वर्सेस शैडोज, ये स्ट्रेंथन कर देगा अगर आप इस तरह की भी चीजें अगर राइट लिखता है इसके अंदर। यहाँ पे मेटाफर लाइक ट्रूथ एज लाइट एंड लाइज एज नॉइस को ऐड कर देता तो भी ये बड़ा अच्छा खूबसूरत राइटिंग बन जाती। तो अगर आप चाहें, आपको लगता है कि नहीं ये मजीद इसको कंफ्यूज कर देगी, तो छोड़ दें। ठीक है, व्हाट डिटेल्स और इमेजेस कुड स्ट्रेंथन, तो ये नीचे उसने ऑप्शंस आपको दे दी। फिर लैंग्वेज एंड इमेजरी के अंदर एक और चीज जो आती है, वो कहता है इमेजेस किस किस्म के यूज किए हैं और इसका इफेक्ट क्या आया है। यानी उसने कहा स्क्रॉलिंग थ्रू द न्यू वीडियोस क्रिएट विजुअल्स ऑफ डेली इंफॉर्मेशन ओवरलोड। फिर पेंटाफर जैसे आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग माइंड्स का कहता है कि कंपेयर्स प्रोपेगेंडा टू एन आर्ट, पावरफुल एंड इंटेंशनल। Personification, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ह्यूमन ट्रेट्स दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रैवल फास्टर देन ट्रूथ, गिव ह्यूमन एक्शंस टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड स्टिकिंग इट एंड मेमोरेबल, स्ट्राइकिंग एंड मेमोरेबल। एक्सटेंडेड मेटाफर भी यूज हुए हैं, लाइक वी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टार्ट रिपीटिंग द आइडियाज एज लाइक फैक्ट्री मशीन्स। यहाँ पे टर्न्स द रीडर्स माइंड इनटू मैकेनिकल इमेजेस। ठीक है, image emphasizing loss of individuality. Symbolic image build a wall around our mind, suggest mental imprisonment, powerful emotional impact. So writer ये sensory details, figure of speech use करता है और आपको महसूस कराने की कोशिश करता है जो वो खुद महसूस कर रहा होता है। प्रिटी राइटिंग का फॉर्मेट ये है कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसका रैशनल देते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन लिखता है जिसमें आप बताते हैं कि begin with an engaging statement, state the work title, author and subject. रैशनल देते हैं कि आपने यही वाला जो टॉपिक, यही वाला जो पैराग्राफ है ये, या यही वाली किताब क्यों चूज की, या आपने शेक्सपियर को ही चूज क्यों किया, या व्हाटएवर द केसेस चूज क्यों किया, और वो उसकी रेलेवेंस क्या है, और कनेक्शन टू द थीम क्या है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द ऑथर प्रोड्यूसर, कोई मूवी है तो बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट एंड मोटिवेशन बिहाइंड दैट। समराइज करते हैं जैसे मैंने पीछे आपको बताया, विदाउट एनी पर्सनल बायस। एनालिसिस करते हैं, टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस, टोन, स्टाइल, वोकैबुलरी, ऑथर पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, इंक्लूड कोटेशन, और इनको डिस्कस करते हुए आप टेक्स्ट के अंदर से ही एग्जांपल्स भी कोट करते हैं। इश्यूज, स्टोरीज डिस्कस, आइडेंटिफाई की इश्यूज एंड थीम्स, क्या क्या यूज किए हैं। कहानियों के बड़े थीम होते हैं जी, और बड़े गहरे थीम होते हैं। अपेरेंटली वो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही होती है, लेकिन एक्चुअल में उनके बड़े खतरनाक थीम होते हैं। ठीक है, किताबों के होते हैं, बच्चों की किताबें कभी आप पढ़ेगा आपको पता चले। ओपिनियन, कमेंट्स ऑन व्हाट यू एग्री एंड डिसएग्री विद, प्रोवाइड रीजन, टेक्स्ट बेस्ड ओपिनियन। ठीक है, concluding remarks, contextualize the critique, like link ideas to broader cultural and societal relevance.
और कंक्लूजन में समराइज मेन पॉइंट, रीस्टेट पर्पस, डिस्कस ऑथर सक्सेस और फेलियर एंड प्रोवाइड बुलेट पॉइंट्स रिकमेंडेशन। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड आपका तरीका होता है। ये 9 पॉइंट्स आपने ऐड करने होते हैं जब आप किसी को अपना कोई रिव्यू दे रहे होते हैं। टोन एंड एथिक्स पर क्रिटिक स्पेसिफिक रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, कंस्ट्रक्टिव रहें, तारीफ भी करें और क्रिटिसिज्म भी करें। ये नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है। नीचे हमने खैर लर्निंग आउटकम आज की हमारी ये थी कि आप, हमारा मकसद ये था कि आपको पर्पस ऑफ दी क्रिटिक राइटिंग पता चल जाए, पीयर रिव्यू किस तरह स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन होती है, इसकी रिस्पेक्टफुल एविडेंस बेस्ड फीडबैक होता है, और फिर आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज इन द रिटन वर्क आपको पता चल जाए। you should be able to complete critique integrating both academic and readers response perspective। जी with that we end। आप बताइए कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ये जो क्रिटिक राइटिंग है बेसिकली एक और आर्टिकल ही हो गया ना, या कोई ऐसे ही हो गया, लेकिन ना कि हम किसी चीज पे क्रिटिक कर रहे हैं। या आप किसी के नहीं, हमें असल में ना अहमद ये जरूरी भी होता है ना, क्योंकि अगर आप किसी की इम्प्रूवमेंट, टीचर्स भी तो यही कर रही होती है ना। टीचर जब बच्चों का काम चेक करती है ना, तो वो यही कर रही होती है ना, क्रिटिक स्टार होती है, ये अच्छा किया बेटे, वहां पे स्टार लगा दी, ये सही नहीं है, इसको बेहतर करो। बेसिकली इसी तरह तो इम्प्रूव करती हैं चीजें। लेकिन एक इतना बड़ा अगर स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो फिर तो ज्यादा क्रिटिक आएगी ना उसको। या मैं हर जगह बता थोड़ी रहा होता हूँ कि मैं क्यों क्रिटिक कर रहा हूँ। नहीं, देखिए ना, अखबारों में भी आप और न्यूज़पेपर्स में भी, ये इसमें क्या उसे कहते हैं, मैगजीन्स के अंदर भी डिफरेंट बुक्स लोगों ने पढ़ के उसके ऊपर क्रिटिक लिखी होती है, उनकी तारीफें भी की होती हैं। बाज़ दफा पर्सुएसिव यूज के लिए भी किया होता है कि ये किताब जरूर पढ़ें, बड़ी अच्छी है, इसका थीम बहुत अच्छा है। और बाज़ दफा इंफॉर्मेशन के लिए होती है। हमने बुक रिपोर्ट का जब पर्पस पढ़ा था तो मैंने आपको यही बताया था ना कि इसका मकसद जो है वो बुक रिपोर्ट का वो क्रिटिक राइटिंग है, और वो क्रिटिक के अंदर कुछ तारीफें होंगी, कुछ बुराइयां होंगी, कुछ राइटर ने ये भी कहा होगा कि मैंने पढ़ी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप भी पढ़े, पर्सुएशन भी होगी। हाँ, जी मेरा मेरे दो कंसर्न्स हैं, अगर अहमद की बात हो गई है। जी जी। जी के ये जो आपने भी सैंपल था आर्टिकल या पैसेज, ये आपके किसी स्टूडेंट का है या वैसे आप नहीं इसको? नहीं, वनेजा ये मैंने, देखिए ये आपको सिखाना है। हम हमारे अपने दिमाग में एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके जी मुताबिक हम एआई से चीजें बनवाते हैं। ठीक है। ठीक है। और वो जी अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको झांसा दे जाती है, मतलब ये चैट जीपीटी भी। लेकिन अगर ठीक आपके है। दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है हम्म तो फिर वो इधर उधर नहीं आप उसको होने देते, आपको जो चाहिए हम्म आप उससे बनवाती हैं। और तो आप आप एज इसी तरह अ काम करते क्रिटिक हैं। आप इसको क्या रेटिंग देंगी, या आप इसके बारे में आप क्या राय रखती हैं? किसके बारे में? ये जो आर्टिकल था आपको कैसे लग रहा है? इट्स वेल, जो आपने पूरे पॉइंट्स बताए अभी सारे, उसके मुताबिक आपको लग रहा है मतलब इसने जस्टिस की है राइटर ने, जो जो इसका था क्लेम, मतलब जो टॉपिक सेंटेंस और सब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस किया, मैंने तो शुरू में बता दिया था आपको, ये बहुत बड़ा हम्म, टॉपिक है, ये लेकिन इसके अगर अंदर डेप्थ ही नहीं है इतनी। जी जी, वो बिल्कुल, मुझे जब आपने बताया वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर लगा, लेकिन जितना उसने जिस आई डोंट नो, सपोज अगर वर्ड लिमिट्स या कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि जो राइटर है, जो ये पीस ऑफ वर्क उसकी राइटिंग है, उसमें इतनी अगर उसको अलाउड है वर्ड्स, या इतना ही वो बता सकता है। बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन मुझे लगा कि उसने काफ़ी जैसे वार्निंग टाइप, या जो मेन इशू है वो हाईलाइट कर दिया, और एंड में उसको मतलब कम टाइम पे कम बात में अपना पॉइंट बता दिया। बाकी अब जो उसकी ऑडियंस होगी, जो जो समझना चाहेगी वो, क्योंकि इसने मुझे लगता है काफ़ी इन डेप्थ वाली जो जो इशू है उसको वो कर दिया। सर भी तो ऐसे करते हैं ना, जैसे वो कोई बात करके कभी इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, या कहते हैं खुद करें। तो मतलब मुझे लगता है उसने मेन इशू को हाईलाइट कर दिया कि ये चीज़ है। और पॉजिटिव का जैसा आप कह रही थी कि मतलब ये पॉजिटिव भी तो यूज़ हो सकता है, वो उसने ओपन एंड टाइप छोड़ दिया।
लेकिन मेन जो कंसर्न है जो मुझे लगा राइटर की मतलब ये अगर आपने ऑब्वियसली एआई जनरेटेड है, मुझे अगर मेरे पास कोई ऐसा पीस ऑफ आर्टिकल हो तो मुझे लगता है कि जैसे कोई सीरियस राइटर था जिसने मेन चीज़ पॉइंट आउट कर दी और हम पे छोड़ दिया कि हमें इसके ऊपर आगे उठो या जागो, या जैसे मतलब मेरा ये इस चीज़ का एनालिसिस है। आई रिस्पेक्ट दैट मुनज़्ज़म, मतलब सिर्फ ये इतना बात है कि डिपेंड करता है कि अगर मैंने अपने स्टूडेंट को किसी को रिसर्च के लिए एक पूरा 5000 वर्ड का आर्टिकल दिया हुआ लिखना है, वो मुझे ये लिख के दे देगा तो मैं तो ज़ाहिर है उसके ऊपर क्वेश्चन अच्छा उठाऊंगी ठीक है कि ठीक मैंने है किया। ठीक है, नहीं मुझे लगा कि जैसे इट हैड टू बी लिमिटेड शुरू से, इसीलिए उसने इतनी चीज को इसके अंदर बस सम अप करने की किया है। ऑब्वियसली अगर बड़ा वो है यू नो लाइक जो वर्ड्स या जो पूरा रिसर्च उस पे, तो फिर ज्यादा बात जैसे आप कह रही हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं शायद उसको लिमिटेड ही लेके उसको ही बस सोच रही थी, ये वजह हो सकती है। यार ये है ना कि हमारे आर्टिकल्स जो है ना वो 200 वर्ड्स के हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इतनी एक एक निटी ग्रिटीज देख रहे होते हैं तो फिर वो 200 वर्ड से आगे बढ़ जाती है ना बात, बल्कि वैसी भी बढ़ जाती है आगे, नहीं भी देख रहे हो तो। मुझे लगता है कि उतने इतने आर्टिकल में जो चीज मैक्सिमम वो उसने हर चीज को हिट कर दिया, और मतलब मुझे लगा कि सेटिस्फाई या जस्टिफाई के जो पॉइंट उसका था वो कन्वे हो गया, कि इट वाज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जो मेन प्रॉब्लम थी वो भी हाईलाइट होगी आगे, यू नो लाइक सोल्यूशन भी छोटा सा एंड पे बता दिया, विच इज हमें लग रहा है छोटा सा, लेकिन पूरी एक उस पर वही रिसर्च, और जैसे आपने बताया कि अगर आपका स्टूडेंट हो या अगर वो उसके पास उसका प्रोजेक्ट ही यही है, इसने उसको पूरा डिटेल में करना है, फिर तो ऑब्वियसली जाहिर बात है ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हर एंगल से, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं। तो लेकिन मुझे वैसे ओवरऑल मतलब ये लगा कि उसने सही चीज़ को बता दिया, क्लिक कर दिया, और मतलब मैं वैसे आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके पूछना चाह रही थी कि आप एज अ प्रोफेशनल आप उसको किस लाइट में देखती हैं, ये पूछ दिखा रही थी। नहीं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपको मतलब देखें, हम लोग जब रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं ना तो हम इस तरीके से नहीं चीज़ों को लेके चलते हैं। हमने हर एंगल से बैठ के, आप कह लें कि एक कमरे के अंदर ना हमने सेंटर में एक चाय का कप रखा हुआ है और मैंने कमरे के हर कोने पे खड़े होके उस कप को देखना है, ठीक है। और वो कप को देखना है, उसके अंदर भी देखना है, उसके नीचे भी देखना है, ऊपर से भी देखना है, हर एंगल से आपने एक चीज को देखना होता है। सो वो जो 5W1H का आपका है, इस तरह बहुत सारी प्री राइटिंग, वो सारे एंगल्स आपको, जिस तरह क्यूब की टेक्निक आपको सिखाई है, हर एंगल का। अब यहाँ पे वो हर एंगल कवर नहीं हो रहा ना, मतलब थोड़ी सी उसने डिटेल दे दी है, उसने ये कहते हैं ना, वो ट्रेलर है, जी 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 जी। ये ट्रेलर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है एज यू नो एक थॉट प्रोवोकिंग चीज है कि सोचें इसके बारे में बस। अगर इसको इस तरह से इस एंगल से लें तो फिर देन इट्स एक्सेप्टेबल, फिर मतलब वो सक्सेसफुल है जो ये पीस ऑफ वर्क वो राइटिंग है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने बताया अगर हर एंगल से करना और सब, तो वो मुझे लगता है इतने वर्ड्स में या इतने इतने ये जो है टेक्स्ट है इसमें नहीं आ सकता ना, जैसे आपने शुरू में बताया कि ये तो काफी वास्ट, फिर उस पे हर एंगल का ही मुनज़्ज़ा, लेकिन आपको पता है कि अभी तक हमारे पास काफी सारे ऐसे आ रहे हैं जिनको मैं पढ़ के ना, मेरे तो सर में बाज़ दफ़ा दर्द शुरू हो जाती है कि ये क्या किया हुआ है यार। इतना इतना कुछ हमने मतलब पिछले 3-4 हफ्तों से हम समझा रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली यूजिंग दैट नॉलेज तो लोग नहीं कर पा रहे, और वो फिर पूछ भी नहीं रहे ना कि मुझे नहीं समझ में आ रही। मेरी एग्जांपल तो नहीं दे रहे ना, ये दे रहे हैं। नहीं मैं वैसे पूछ रही थी क्योंकि आप माशाल्लाह उसको एनालाइज करती हैं सब, तो मैं सोचना चाह रही थी कि आप किस नज़रिए से देखती हैं और सब, क्योंकि एज अ लर्नर कह लें माना या रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए प्लीज। जी, तो मैं उस लिहाज से कहती कि मुझे ये सिंपल ठीक